चलो सर। गुड मॉर्निंग एवरीबडी। तो आज हम लोग है ना एक काम करते हैं, अकाउंट्स के बेसिक की डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, अकाउंटेंसी के बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग वाले बेस की बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बारे में आज। उसके बाद हम बात कर लेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन की, छोटी मोटी बात करेंगे। उसके बाद आज ही बात कर लेंगे रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट की। उसके बाद आज ही बात कर लेंगे जर्नल एंट्रीज की, जिससे कि एक बार अपना बेसिक चीज़ें जो है वो कवर हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, जो आपने क्लास 11 में अकाउंटिंग पढ़ी है ना, तो अकाउंटिंग की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं बताओ। अकाउंटिंग प्रोसेस की मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ, अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या करते हैं बताओ, कमॉन। व्हाट डू यू डू? सबसे पहले सर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं किसको? किसको कमॉन? बिजनेस के ट्रांजेक्शन को, कि भाई बिजनेस का ट्रांजेक्शन है या पर्सनल ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है, तो उसके बाद क्या करते हैं, उसको हम चेक करते हैं कि क्या वो मनी की टर्म में मेजरेबल है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या चेक करते हैं कमॉन? अगर आइडेंटिफाई कर लिया बिजनेस का ट्रांजेक्शन है, वो मनी की टर्म में मेजरेबल है, ये भी पता लगा लिया, उसके बाद क्या करेंगे बताओ? उसके बाद क्या करेंगे? ट्रांजेक्शन कमॉन रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? या तो जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, या तो जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, या फिर क्या बनाएंगे, बहुत सारी सब्सिडरी बुक। यस और नो? यस सर। सब्सिडरी बुक कब बनाते हैं और जर्नल कब बनाते हैं, प्लीज टेल मी। सब्सिडरी बुक कब बनाते हैं और जर्नल कब बनाते हैं, प्लीज टेल मी, कम ऑन एवरीबॉडी। व्हेन डू वी प्रिपेयर सब्सिडरी बुक्स एंड व्हेन डू वी प्रिपेयर जर्नल? सर जब वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा नहीं होता है ना, ठीक ठीक होता है ना, तब हम बनाते हैं जर्नल। पर जब बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है ना ट्रांजेक्शन का, वॉल्यूम अगर हाई होता है ना ट्रांजेक्शन का, तो हम स्पेसिफिकली ट्रांजेक्शन के हिसाब से उनकी बुक्स बनाते हैं। जैसे सब्सिडरी बुक में सबसे मेजर सब्सिडरी बुक कौन सी बनती है कमॉन? कैश बुक। कौन सी बनती है कमॉन? कैश बुक। जहाँ पे सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? कैश के और बैंक के। और अगर ट्रिपल कॉलम है तो कौन से भी रिकॉर्ड कर लेते हैं? डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड के भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं। मतलब कैश और बैंक के मेजरली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पे? कैश बुक के अंदर। ठीक है, याद आ रहा है, पढ़ा हुआ है आपने? ठीक है, फोकस करना सर, बहुत काम आएगा ये। सेकंड, हम लोग और क्या बनाते हैं, और कौन सब्सिडी बुक बनाते हैं कमोन? एक बनाते हैं परचेजेस बुक। क्या बनाते हैं कमोन? परचेजेस बुक। परचेजेस बुक के अंदर हम कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, प्लीज टेल मी कमोन। प्लीज टेल मी। कौन से कमोन? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स के ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। देन हम लोग उसके बाद कौन सी बुक बनाते हैं, टेल मी कमोन? सेल्स बुक भी हम लोग बनाया करते हैं। उसके अंदर हम कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट सेल्स। तो सर हम बनाते हैं सेल्स बुक। उसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं कौन से ट्रांजेक्शन में, देखो शब्द सुन लेना मेरा, रिकॉर्ड करते हैं कौन से ट्रांजेक्शन? क्रेडिट सेल्स। उसके बाद कौन सी बनाते हैं? और परचेज रिटर्न। और कौन सी बनाते हैं? सेल्स रिटर्न। इनमें क्या रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट में परचेज किए गए ट्रांजेक्शन, जिनको हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं। मतलब क्रेडिट परचेज की रिटर्न। और ये इसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं कमॉन? क्रेडिट सेल्स की रिटर्न। अच्छा, कैश परचेज, कैश सेल कहाँ रिकॉर्ड होगी? कैश बुक। कैश परचेज जो अपन ने की थी और रिटर्न कर दी और कैश आ गया, वो कहाँ रिकॉर्ड होगी? कैश बुक। कैश में सेल की थी और रिटर्न आ गया, सेल कैश रिटर्न कर दिया, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश बुक। क्रेडिट परचेज कहाँ रिकॉर्ड होगी? परचेज बुक। क्रेडिट सेल्स कहाँ रिकॉर्ड होगी? सेल्स बुक। क्रेडिट परचेज की रिटर्न करनी पड़ गई, परचेज रिटर्न बुक। क्रेडिट सेल्स की रिटर्न आ गई तो सेल्स रिटर्न बुक। और जिसका कोई नहीं उसका कौन? जिसका कोई नहीं उसका कौन कमॉन? हारे का सारा जर्नल प्रॉपर हमारा। जो कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा हमारे कमॉन, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, सेट है कहानी, पक्की बात, श्योर? ठीक है चलो। तो सर जर्नल में रिकॉर्ड करते टाइम और सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड करते टाइम फर्क क्या है? फर्क ये है सर, जर्नल में आप जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो ना, तो आपको वहां पे अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ती है, अकाउंटिंग एंट्री पास करनी पड़ती है। वी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन बाय पासिंग एन अकाउंटिंग एंट्री, बाय पासिंग एन अकाउंटिंग एंट्री।
यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री पास करके रिकॉर्ड करनी पड़ती है। फॉर्मेट याद है एंट्री का? पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर अकाउंट, याद है क्या? एक अकाउंट डेबिट होगा, एक अकाउंट क्रेडिट होगा, या कुछ अकाउंट डेबिट होंगे, कुछ अकाउंट क्रेडिट होंगे। जितना डेबिट होगा उसके बराबर क्या होगा मोहन? क्रेडिट होगा। याद है आपको पक्की बात? श्योर? तो जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए भाई साहब मुझे जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ती है। ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए मुझे एंट्री पास करनी पड़ती है। और एंट्री कैसे होती है? स्पेसिफिक अकाउंट डेबिट टू स्पेसिफिक अकाउंट क्रेडिट। जितना डेबिट होगा उसके बराबर उतना ही क्रेडिट होगा। कैसे रिकॉर्ड करते हैं सर? डेट वाइज। कैसे? कम ऑन, डेट वाइज। 1 अप्रैल का पहले लिखेंगे, देन 2 अप्रैल का, देन 3 अप्रैल का। ऐसे नहीं कि पहले 3rd का लिखोगे फिर 1st का लिखोगे। डेट वाइज चलता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलता है, टाइम वाइज चलता है। ये अपन ने पढ़ा होगा। ठीक है, कहानी सेट है। जर्नल को हम कौन सी बुक भी बोलते हैं? जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, तो जर्नल को और कौन सी बुक के नाम से जाना जाता है? बुक ऑफ बुक ऑफ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अरे पढ़ा होगा ना यार 11th क्लास में। ओरिजिनल एंट्री की बुक को क्या बोलते हैं सर? जर्नल। जर्नल ऐसी बुक है जिसके अंदर पहली पहली बार ट्रांजेक्शन क्या हुआ है? कमॉन, रिकॉर्ड हुआ है। रिकॉर्ड करने के लिए क्या पास करनी पड़ती है? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में क्या होता है? एक स्पेसिफिक अकाउंट डेबिट होता है और एक स्पेसिफिक अकाउंट क्रेडिट होता है। अब सर कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, ये जानने के लिए भी आपने एक चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम क्या है? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। याद है क्या? किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, उसके लिए अपन ने चैप्टर पढ़ रखा है। कौन सा? कमॉन, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अंडर डबल एंट्री बुक अकाउंटिंग सिस्टम ईच ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट। डबल एंट्री बुक कीपिंग में हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। तो दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करने के लिए हम किसी को तो डेबिट करते हैं और किसी को क्रेडिट करते हैं। अब किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, उसके लिए क्या पढ़ने पड़ेंगे? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ने के लिए भी हमने दो अप्रोच पढ़ी है। कमॉन, कौन कौन सी? एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, और एक मॉडर्न अप्रोच या मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो मैं अभी आपको यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच पढ़ा रहा हूँ। पहले हम क्या करते हैं सर, जितने भी अकाउंट्स होते हैं ना, अकाउंटिंग के अंदर जितने भी आइटम होते हैं ना, उनको हम 5 कैटेगरी में बांट देते हैं। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? असेट्स। सेकंड इज लायबिलिटी। थर्ड इज कैपिटल। फोर्थ इज रेवेन्यू यानी कि इनकम। और फिफ्थ इज एक्सपेंस। अब रूल क्या है डेबिट क्रेडिट का एज पर मॉडर्न अप्रोच? अगर असेट बढ़ेगा और एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या कर देंगे? इनको डेबिट कर देंगे। और एक कम हो गए तो इनको क्या कर देंगे? हम क्रेडिट कर देंगे। और बिजनेस पे अगर लायबिलिटी बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी, बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी, तो इनको क्या कर देंगे? क्रेडिट। और कम होगी तो क्या कर देंगे? इनको ऑन डेबिट। इसमें उल्टा होता है। ठीक है, तो लायबिलिटी बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, क्या कर देंगे? इन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे वाइल पासिंग जर्नल एंट्री। और अगर कम होगी तो डेबिट कर देंगे। पर अगर असेट और एक्सपेंस बढ़ेगा तो वाइल पासिंग जर्नल एंट्री इनको डेबिट कर देंगे, और अगर कम होगा तो क्रेडिट कर देंगे। ये हमने पढ़ा होगा। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच से इजी है वैसे रूल पढ़ना, पर ट्रेडिशनल अप्रोच भी पढ़ रहे हैं तो रिवाइज कर लेते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच से अगर आपको अकाउंटिंग के रूल पढ़ने हैं ना, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ने हैं ना, तो पहले आपको सारे अकाउंट्स को 3 कैटेगरी में बांटना पड़ेगा। पहली कैटेगरी कौन सी? कमॉन, पर्सनल। सेकंड है रियल। और थर्ड है नॉमिनल। ठीक है, वैसे मेजर 2 कैटेगरी होती है, एक तो पर्सनल और एक इम्पर्सनल। इम्पर्सनल फिर 2 है, पर्सनल और रियल और नॉमिनल। तो मेजरली 3 कैटेगरी है, एक तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल। बताओ सर, नॉमिनल अकाउंट्स में कौन कौन से टाइप के अकाउंट आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन से टाइप के अकाउंट आते हैं? सारे एक्सपेंस एंड सारी इनकम। बताओ नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यस और नो? पढ़ा होगा ना आपने, चाहे आपको मॉडर्न पढ़ाई होगी चाहे आपको ट्रेडिशनल पढ़ाई होगी, पढ़ाई तो होगी। ठीक है, आगे देखो। रियल अकाउंट के अंदर कौन कौन से अकाउंट आते हैं सर? ऑल दी अकाउंट्स रिलेटेड टू असेट्स एक्सेप्ट। सारे एसेट अकाउंट आते हैं रियल में, पर कौन से नहीं आते? जो पर्सनल अकाउंट है, जैसे डेटर नहीं आएगा रियल में। एसेट तो है पर डेटर नहीं आएगा रियल में। क्यों? क्योंकि डेटर किसी पर्सन का अकाउंट है, तो वो पर्सनल में जाता है, वो रियल में नहीं आता। पढ़ा होगा आपने, है ना? तो डेटर नहीं आएगा। और कौन सा असेट रियल में नहीं आएगा? बैंक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बैंक भी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट है वो भी कौन सा वाला? आर्टिफिशियल। ठीक है,
डेटर कौन सा वाला पर्सन है? नेचुरल इंसान है ना, खून बहता है रगों में, रगों में जिससे खून बहता है वो नेचुरल पर्सन है। ठीक है, जिसको लॉ ने पैदा किया है आर्टिफिशियल पर्सन है, और जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। पढ़ा होगा आपने, है ना, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ अभी आपको। इसके बाद सर एक्रूड इनकम भी नहीं आती है। एक्रूड इनकम अपनी असेट होती है ना, ऐसी इनकम जो कमा तो ली बट नहीं मिली, वो भी हमारी असेट होती है सर, बट वो यहाँ पे नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और कौन सा अकाउंट नहीं आता है? प्रीपेड एक्सपेंस भी नहीं आता है, क्योंकि वो क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल भी नहीं आता है, क्योंकि वो भी क्या है? पर्सनल अकाउंट। और इसके अलावा सारे एसेट क्या है? कमॉन, रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट के अंदर बेसिकली रूल क्या हो गया? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये किसका रूल है? डेबिट और क्रेडिट के। किसके कमॉन? डेबिट और क्रेडिट के। ये रूल कब काम आएगा? वाइल पासिंग एन अकाउंटिंग एंट्री, वाइल पासिंग एन अकाउंटिंग एंट्री, जर्नल एंट्री पास करते टाइम पे रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट काम आने वाला है। ठीक है, और अब जो बच गया है पर्सनल अकाउंट, उसके अंदर जो बचे हुए अकाउंट है वो सारे आते हैं। तो एक तो ये बचे हुए असेट के अकाउंट आएंगे पर्सनल में, और एक सारी लाइबिलिटी के अकाउंट किसमें आएंगे? कमॉन, पर्सनल में आएंगे। ऑल दी लाइबिलिटीज आर पर्सनल अकाउंट। कोई ना कोई आपसे पैसा मांग रहा है तो वो पर्सन है। कौन है? कमॉन, वो पर्सन है। जो भी पैसा मांग रहा है आपसे वो कौन है? कमॉन, पर्सन है। बताओ कौन कौन पैसा मांगता है बिजनेस से? ओनर मांगेगा या बाहर वाले लोग मांगेंगे? ओनर मांगेगा या बाहर वाले लोग, मतलब बैंक मांगेगा, क्रेडिटर मांगेगा, डिबेंचर होल्डर मांगेगा, कंपनी की बात करें तो अगर अपन, ठीक है, तो ये सब कौन हो जाएंगे? अभी कमॉन, पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे। समझ में आ रही बातचीत? पक्का श्योर? एकदम कहानी पक्का श्योर? तो पर्सनल अकाउंट के लिए रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। कई स्कूलों में इन रूल्स को बोलते हैं गोल्डन रूल्स है भैया, 3 गोल्डन रूल्स अकाउंटिंग के। पढ़ा होगा ना आपने? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। पर मैं कहता हूँ इसको तो गोली मारो, सबसे बढ़िया ये है मॉडर्न अप्रोच। असेट बढ़ रहा है डेबिट, कम हो रहा है क्रेडिट। एक्सपेंस बढ़ रहा है तो भी डेबिट, कम हो रहा है तो क्रेडिट। इनकम बढ़ रही है, चाहे कैपिटल बढ़ रही है, चाहे लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिट, और कम हो रही है तो डेबिट। दैट्स इट, फ्री। मैं क्यों याद रखूं यार कि ट्रेडिशनल में पहले तो पर्सनल में कौन कौन से आते हैं, रियल में कौन कौन से आते हैं, और फिर नॉमिनल में कौन कौन से आते हैं भाई? है कि नहीं? है सिंपल है ना ये? तो वी फॉलो मॉडर्न अप्रोच। मतलब मैं तो बच्चों को इसी से पढ़ाता हूँ, पूरी क्लास 11 इजी पड़ जाती है। ठीक है सर, सेट है। दोनों अप्रोच सही है, किताब में लिखी हुई है, दोनों से आंसर सेम आता है। चले आगे। तो ये था आपके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो अपन कहाँ थे? वापस आ जाओ बैकग्राउंड पे। हम थे सर, सबसे पहले मैंने बोला अकाउंटिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बिजनेस के ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम पर्सनल अकाउंटिंग कभी भी पर्सनल ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स में नहीं लाते। ठीक है, पर्सनल अकाउंट्स को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। हम सिर्फ बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। वो भी उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मनी की टर्म में मेजर कर पाते हैं। उन्हीं आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मनी की टर्म में मेजर कर पाते हैं। उन्हीं इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मनी की टर्म में मेजर कर पाते हैं। एक फेमस एग्जांपल जो कि बुक में दिया रहता था कि ह्यूमन रिसोर्स वैसे तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट असेट होता है किसी भी कंपनी के लिए। अरे मैन पावर, मैन पावर बहुत इंपॉर्टेंट असेट है वैसे तो भाई किसी भी कंपनी के लिए, बट क्योंकि उसको हम मनी की टर्म में वैल्यू नहीं कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कोई मेथड नहीं है। वैसे मेथड्स हैं बट रिकॉग्नाइज वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज मेथड नहीं है ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू को मेजर करने के लिए। तो इसलिए हम उसको बुक्स में असेट नहीं मान सकते, क्योंकि हम अगर पैसा ही नहीं बता पा रहे कितने रुपए का आदमी है तो हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे भाई? तो पहले आइडेंटिफाई करने का, फिर मनी की टर्म में मेजर करने का, फिर बुक्स में रिकॉर्ड करने का। अब रिकॉर्ड करने की दो जगह है, या तो जर्नल बनाएंगे एक जर्नल जिसमें सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेंगे, या फिर बनाएंगे अलग अलग जर्नल। अलग अलग जर्नल, अलग अलग जर्नल को बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। क्या बोलते हैं कौन? सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक में कौन कौन सी बुक्स आती है? कैश बुक जहाँ पे कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, और आती है परचेज बुक जहाँ पे क्रेडिट परचेज के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स बुक जहाँ पे क्रेडिट सेल्स के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, परचेज रिटर्न बुक जहाँ पे क्रेडिट परचेज रिटर्न के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स रिटर्न बुक जहाँ पे क्रेडिट सेल्स रिटर्न के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, और जिसका कोई नहीं उसका जर्नल प्रॉपर बचे हुए सारे ट्रांजेक्शन वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल के अंदर अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है तो आपको क्या पास करनी पड़ेगी? जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। और जर्नल एंट्री पास करने के लिए आपको क्या आना चाहिए? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। वो अभी हमने कवर किया मॉडर्न अप्रोच से। असेट बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा, डेबिट कम होगा, क्रेडिट, इनकम कैपिटल लाइबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिट कम होगी, डेबिट। यहाँ तक सेट है? मजा आ रहा है? चलो आगे देखो, मैं आपको याद दिला रहा हूँ जो आपने पढ़ा है। रिकॉर्ड करने के बाद क्या होता है? क्लासीफाई। हम क्लासिफिकेशन करते हैं। पहले तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया एक जगह, सारे ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड कर लिया, अब ये सारे चीजों को एक जगह रिकॉर्ड कर लेंगे तो कंफ्यूज जाएंगे भाई। अगर मुझे सिर्फ असेट की इंफॉर्मेशन चाहिए, सिर्फ डेटर में भी मिस्टर एक्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, सिर्फ क्रेडिटर में मिस्टर वाई की इंफॉर्मेशन चाहिए,
एक्सपेंस में सिर्फ रेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए मुझे रेंट के ट्रांजेक्शन को एक जगह करना पड़ेगा, एक्स के ट्रांजेक्शन को एक जगह करना पड़ेगा, असेट के अंदर प्लांट एंड मशीनरी के ट्रांजेक्शन को एक जगह करना पड़ेगा। तो वो एक जगह क्या होती है, वो एक जगह जो होती है ना, उसको बोलते हैं अकाउंट। क्या बोलते हैं उसको? अकाउंट। कौन सा अकाउंट? लेजर अकाउंट। और उसको किस बुक में बनाते हैं? लेजर में। किस बुक में बनाते हैं? लेजर में। तो जर्नल में तो रिकॉर्ड करते हैं, और लेजर में क्या बनाते हैं? लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट में क्या करते हैं? जितने भी आइटम, जितने भी ट्रांजेक्शन एक पर्टिकुलर आइटम के है ना, एक पर्टिकुलर अकाउंट के है ना, वो सारे आइटम उसी अकाउंट में लिख देते हैं, ताकि हमको एक पर्टिकुलर अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स उसी अकाउंट में उसी जगह पे मिल जाए। इसको बोलते हैं क्लासीफाई करना। क्या बोलते हैं कमॉन? क्लासीफाई करना। और जो ये प्रोसेस है ना जर्नल एंट्री को लेजर अकाउंट में डालने की, इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग। क्या बोलते हैं इसको? पोस्टिंग। और पोस्टिंग से होता क्या है? क्लासिफिकेशन होता है। क्या होता है कमॉन? क्लासिफिकेशन होता है। असेट अलग जगह, लाइबिलिटी अलग जगह, इनकम अलग जगह, एक्सपेंस अलग जगह, कैपिटल अलग जगह। इनकम में भी 15 इनकम अलग अलग जगह, एक्सपेंस में भी 50 एक्सपेंस अलग अलग जगह, असेट में 15 असेट अलग अलग जगह, लाइबिलिटी में 4 लाइबिलिटी अलग अलग जगह। समझ में आ रहा है? कैपिटल में एक अगर ओनर है तो अलग जगह, 2 अलग ओनर है, 3 अलग ओनर है पार्टनरशिप में तो अलग अलग जगह अपन पोस्ट कर देते हैं। समझ में आ रही बातचीत? पक्का श्योर? इसके बाद सर ईयर एंड पे क्या करते हैं बताओ? इसके बाद ईयर एंड पे क्या करते हैं? ईयर एंड पे क्या करते हैं? ईयर एंड पे क्या करते हैं? कम ऑन। समराइजिंग करते हैं। किसको? अरे जितनी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको। जो भी तुमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए ना, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। पोस्ट किया वो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग, रिकॉर्डिंग जर्नल में जो करोगे और क्लासिफिकेशन जो लेजर में करोगे, वो एक दिन होगी या साल भर होगी? एक दिन होगी या साल भर होगी? साल भर होगी यार। वो तो डेली प्रोसेस है यार, डेली प्रोसेस है यार। बुक कीपिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं मोहन? बुक कीपिंग। किसको बोलते हैं बुक कीपिंग? किसको बोलते हैं बुक कीपिंग? सर यहाँ तक के प्रोसेस को बोलते हैं बुक कीपिंग। अरे डेली करनी पड़ती है बुक्स मेंटेन, डेली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, डेली ट्रांजेक्शन पोस्ट करने पड़ेंगे, बुक कीपिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। पर सर समराइजिंग भी डेली करनी पड़ती है क्या, या एक पीरियड के एंड पे करना पड़ता है? पीरियड के एंड पे जनरली वो पीरियड क्या होता है? 1 साल का होता है। स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल को। एंड कब होता है? अभी हुआ है परसों, 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल के पीरियड के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं ना, उनकी समरी पता लगानी है मेरे को। समरी पता लगानी है मतलब, 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 या तो प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। प्रॉफिट और लॉस मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन का पता लगाना है मेरे को ईयर के एंड पे, पीरियड के एंड पे। प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन का पता लगाने के लिए मेरे बच्चों मुझे बताओ, हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्लस पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं पार्टनरशिप में। और क्या बनाते हैं? पी एंड एल अकाउंट के साथ साथ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन भी बनाते हैं। पर वैसे प्रॉफिट का पता लगाने के तो ये दो ही बहुत है, यहाँ तो सिर्फ एप्रोप्रिएशन होता है। तो टेक्निकली दो ही अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और पी एंड एल अकाउंट, टू नो दी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन। और साथ में ईयर एंड पे मुझे जानना है कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, मेरे पास असेट्स कितने के और लाइबिलिटी कितने की है। मेरे पास सामान तो 1 करोड़ का और लाइबिलिटी सिर्फ 40 लाख की है, तो भैया मैं प्लस में हूँ, मैं सॉल्वेंट हूँ, मैं फेवरेबल पोजीशन पे हूँ। पर मेरी लाइबिलिटी 1 करोड़ की और असेट मेरे पास सिर्फ 40 लाख के हैं सर, तो मैं इंसॉल्वेंट हूँ सर, मेरी पोजीशन अच्छी नहीं है, अनफेवरेबल है। तो मुझे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना है कब? ईयर एंड पे। कब? कम ऑन, ईयर एंड पे। तो ईयर एंड पे फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने के लिए हम बचे कुछ असेट को बची कुछ लाइबिलिटी से कंपेयर करते हैं। क्या बना के? बची कुची, बची कुची असेट, बची कुची लाइबिलिटी, बची कुची कैपिटल, बची 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 मतलब बैलेंस। लिखते कहाँ पे हैं? शीट पे। क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। ये अकाउंट नहीं होता है, ये क्या होती है कमॉन? बैलेंस शीट होती है। क्या होती है कमॉन? ये बैलेंस शीट होती है। यहाँ बच्चे कुछ बैलेंस लिखते हैं, बस लिख के दिखाते हैं, ये हम पोस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। कैसी बनती है बैलेंस शीट याद है? लेफ्ट में लाइबिलिटी, राइट में असेट। लाइबिलिटी में कौन सी लाइबिलिटी? पहले इंटरनल लाइबिलिटी, क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल। एक्सटर्नल लाइबिलिटी, क्या बोलते हैं उसको? लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी को हम लाइबिलिटी बोलते हैं, जैसे बैंक लोन है, क्रेडिटर पैसा मांगता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। असेट्स के अंदर 2 टाइप के असेट होते हैं, कौन कौन से? नॉन करंट असेट और करंट असेट। अरे यार पढ़ गया 12th, कैसे क्या कर रहे हो यार? नॉन करंट असेट के अंदर फिर होते हैं सबसे पहले, कमॉन। तो सारी बातें आज ही कर लोगे क्या? हाँ करनी पड़ेगी ना भाई यार। तो नॉन करंट असेट के अंदर सबसे पहला क्या होता है कमॉन? फिक्स्ड असेट। क्या होता है? फिक्स्ड असेट, जिसको हम प्यार से बोलते हैं आजकल प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट। याद आ रहा है क्या यार? फिक्स असेट है ये,
ठीक है, जो मैं यूज करने के लिए लाया हूँ, बेचने के लिए नहीं लाया हूँ। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद हमने किसी को लोन दिया तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, उसके बाद डेफर्ड टैक्स असेट, जो हमको पता नहीं क्या होता है, अभी आपके कोर्स में ही नहीं है, ठीक है, इंटर में समझ में आएगा, AS 22 पढ़ोगे जब, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, बट अपने अभी अपने काम का नहीं। इसके बाद अदर नॉन करंट असेट, करंट असेट के अंदर सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद इन्वेंट्रीज, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, उसके बाद कैश एंड कैश की जैसी चीजें, कैश एंड कैश की जैसी चीजें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके बाद लोन दिया है शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, उसके बाद अदर करंट असेट। याद आ रहा है क्या यार, कमॉन, पक्का है क्या, श्योर है, क्लियर का नहीं, पक्का बात, पक्की बात, पक्की बात। तो इसको बोलते हैं सर समराइजिंग, क्या बोलते हैं इसको कमॉन, समराइजिंग। क्या यहाँ पे खत्म हो जाती है अकाउंटिंग? वैसे तो अकाउंटिंग का प्रोसेस खत्म हो जाता है, पर एनालाइज भी करना होता है हमको। रेशियोज पढ़े थे ना यार तुमने, यार क्या कर रहे हो यार, रेशियो से तुमने क्या सीखा था? तुमने ये देखा था कि यार हमने है ना टर्नओवर रेशियो के अंदर सीखा होगा 12th क्लास के अंदर, जो अगर आप पढ़ के आए हो, पढ़ के तो आई हो मतलब, तो उसमें आपने सीखा होगा कि भाई हमने हमारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे किया है, अच्छे से किया है या बेकार तरीके से किया है, यही तो सीखा था यार। इन्वेंट टर्नओवर रेशियो के अंदर सीखा होगा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के अंदर सीखा होगा। फिर हमारे पास जो डेट है और हमारे पास जो इक्विटी है, उसका रेशियो क्या बन रहा है, क्या हम सॉल्वेंट हैं या इंसॉल्वेंट हैं, क्या हमारी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है या बुरी है, क्या हमारी लाइबिलिटी को हम चुका देंगे क्या आराम से, क्या हम करंट लाइबिलिटी को आराम से चुका पाएंगे करंट एसेट से, हमारे पास करंट एसेट ज्यादा है, करंट लाइबिलिटी ज्यादा है, क्विक रेशियो, करंट रेशियो, याद आ रहा है क्या, हालो पढ़ा होगा आपने यार, डेट इक्विटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जीपी रेशियो क्या आ रहा है, इसको बोलते हैं सर एनालिसिस करना। कॉमन साइज कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाई होगी आपने, कंपेयर किया होगा लास्ट ईयर से करंट ईयर, लास्ट ईयर से करंट ईयर, लास्ट ईयर से करंट ईयर, या करंट ईयर से करंट ईयर, करंट ईयर की सेल्स का कितना परसेंट एक्सपेंस है, करंट ईयर की सेल्स का कितना परसेंट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, याद है क्या यार, कम ऑन यार, कम ऑन, ओके, पढ़ा हुआ ना आपने। तो क्या बोलते हैं इसको, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, और लास्ट में सब कुछ करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, लास्ट में सब कुछ करने के बाद समराइज के बाद तो क्या हो गया, एनालाइजिंग हो गया, और लास्ट में सब कुछ करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं, किसको, यूजर को, किसको कमॉन, यूजर को। कौन कौन होते हैं यूजर, दो होते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। सुनना मेरी बात ध्यान से, आप इंटरनेट चला रहे हो तो आप इंटरनेट यूजर हो, आपके इंटरनेट काम आ रहा है ना तो आप इंटरनेट यूजर हो। जिसकी अकाउंटिंग काम आ रही है वो कौन है, अकाउंटिंग यूजर है, सिंपल है। तो बताओ आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और बैलेंस शीट और बिजनेस की अकाउंटिंग किसे काम आती है, एक तो ओनर के काम आएगी, मालिक के तो काम आएगी ना यार, पैसे लगा रखे हैं, कमा रहा हूँ नहीं कमा रहा हूँ, और मैनेजमेंट के काम आएगी, पता लगाएगा वो स्ट्रेटेजी वगैरह बनाने में, चेंज करना है नहीं करना है, काम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल में कौन है, एम्प्लॉय से काम आएगी, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, कल को पता पड़ा कि आपकी पोजीशन खराब है तो वो भी फिर कट लेगा, है कि नहीं, उसको पता लगेगा मेरा सेट नल्ला है, चाहे मैं काम कर रहा हूँ यहाँ से, चलो। या फिर अच्छा काम आएगा तो बोलेगा बोनस दो, कमीशन दो, है कि नहीं भाई, या पेमेंट बढ़ाओ, तो उसको फर्क पड़ेगा आपकी इन्फॉर्मेशन से। और किसको फर्क पड़ेगा आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से, सर बैंक को फर्क पड़ेगा जिसने आपको लोन दिया है, लेंडर को फर्क पड़ेगा। सोचो अगर आपकी पोजीशन ही नहीं है कि वापस से लोन पे करने की, इंटरेस्ट पे करने के लिए, तो फिर वो आपसे बैंक लोन देगा ही नहीं, वो आपको यार दिया हुआ है तो ले लेगा वापस खींच के, है कि नहीं है। इसके बाद जो आप में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आज तो पैसा नहीं लगाया है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट कर दिए तो वो तो ओनर बन गया, और इन्वेस्ट करने वाले हैं उसको बोलते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर। क्या बोलते हैं कौन, पोटेंशियल इन्वेस्टर। तो वो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे। मुझे रिलायंस कंपनी में पैसे लगाने, तो मैं रिलायंस की बैलेंस शीट पढ़ूंगा ना भाई, कंपेयर करूंगा ना क्या स्थिति है कि नहीं। इसके बाद जो आपको उधार में माल बेच रहा है वो भी आपकी अकाउंटिंग स्थिति जानेगा, वो भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहेगा कि भैया तू उसका माल का रिपेमेंट कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। और कौन जानेगा बताओ, पब्लिक भी जानेगी कि आप पब्लिक के लिए सेवा सेवा क्या कर रहे हो, भैया इतना पैसा कमा के क्या कर रहे हो, पब्लिक को, कस्टमर को कितना पैसा चार्ज कर रहे हो, ज्यादा कमा रहे हो तो फिर इतना पैसा चार्ज क्यों कर रहे हो, आपने क्या दिया समाज को, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा होगा आपने। कई सारे बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट समाज सेवा करती है क्योंकि उन्हें करनी पड़ती है, करती नहीं है वो, करनी पड़ती है, लॉ में लिखा हुआ है। मन किसी का नहीं होता समाज सेवा करने का, कुछ एक का होता होगा भाई, मतलब कुछ एक का होता है पर सबका नहीं होता। पर कंपनी लॉ कहता है करो सेवा तो करो सेवा, मिलेगा मेवा, मिलेगा मेवा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। और क्या होता है सर, और किसे काम आएगी, रिसर्चर्स के, जो निकालते हैं ना टॉप 100 पीपल, इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ इंडिया कौन रहे इस साल, टॉप 10 बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, उनको पता लगेगा, वो पता लगाएंगे आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। तो कौन है, कौन यूजर है। सर आज क्या बात करने वाले हो, आज बात करने वाले हैं सर हम लोग जर्नल की स्पेसिफिकली। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट कवर कर लिया, बेस कवर कर लिया, अब बात करते हैं जर्नल एंट्रीज की। सर हमको आती है, आती है, मैं भी कह रहा हूँ।
बट एक बार बस रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद ICAI के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद पैक करेंगे, ठीक है। चलें स्टार्ट करें। AC वेसी बंद करनी क्या? हिल लो। चलो कमो, आ जाओ फिर फटाफट से। तो जर्नल का एक बैकग्राउंड बेस पढ़ लेते हैं, फटाफट से एंट्रीज देखते हैं और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। सर डायरेक्ट क्वेश्चन करा दो, एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना। चलें आगे। चलो, तो मैं जर्नल क्या होती है ये तो आपको मैं बताने नहीं वाला, फीचर वीचर, ठीक है। फॉर्मेट आपको देखो दिख गया होगा, एक अकाउंट को डेबिट करते हैं और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। फॉर एवरी डेबिट देर इज इक्वल क्रेडिट। ध्यान रखना, डेबिट 1 लाख का है तो क्रेडिट भी कितने की होगी? 1 लाख की होगी। जरूरी नहीं है अकाउंट एक ही होने चाहिए, अकाउंट ऊपर नीचे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कंपाउंड एंट्री पढ़ी होगी ना आपने, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग ट्रांजेक्शन की। क्यों? क्योंकि जर्नल पढ़ने के बाद में हम कैश बुक पढ़ेंगे, और कैश बुक के अंदर सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन नहीं, बैंक के ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड होंगे, तो ये आना बहुत जरूरी है भाई साहब। और ये इसलिए भी आना जरूरी है क्योंकि जब हम BRS पढ़ेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो वहां पे भी तो कैश बुक और पासबुक की बहुत सारी बातें आएगी, तो ये बहुत जरूरी है, ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे आपको आता होगा, ध्यान से देखना। कैश जमा करवाया आपने खाते में, बैंक अकाउंट में, बिजनेस के बैंक अकाउंट में कैश जमा करवाया, एंट्री बताओ। चलो छुपा देते हैं, ऐसे मजा नहीं आएगा ना, ऐसे तो सर हमको दिखी जाएगी। अरे सर हमको आती है क्या, विश्वास तो करते हैं आप हमारा। हाँ तो मैं कुछ नहीं कह रहा, लो आती है आपको, आती है, लो ऑनलाइन तुम जो पढ़ रहे हो तुमको भी आती है, मेरे को विश्वास है तुम पे, बट फिर भी मेरे को विश्वास नहीं है, ठीक है। सर क्या बात बोल रहे हो आप? सर मेरे को खुद नहीं पता, तुम बस क्वेश्चन पे ध्यान दो। कैश जमा कराया बैंक अकाउंट में, बताओ अब एंट्री क्या होगी? है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, पक्का। और पर्सनल बैंक अकाउंट में कैश जमा कराया तो, पर्सनल बैंक अकाउंट में कैश जमा कराया तो कोई एंट्री ही, वाह 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 वाह, फंस गए तुम लोग। पर्सनल बैंक अकाउंट में बिजनेस का कैश जमा कराया, एंट्री नहीं होगी या होगी? क्या एंट्री होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, बिजनेस का तो कैश जा रहा है ना दीदी, ट्रांजेक्शन तो हुआ है ना बिजनेस का, तो भले ही कैश दूसरे अकाउंट में जा रहा है पर जा तो रहा है ना, तो कैश को तो कम करोगे ना, डेबिट से करोगे ड्रॉइंग को। तो अगर पर्सनल बैंक अकाउंट में कैश जमा करा दिया तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, और बिजनेस के बैंक अकाउंट में कैश जमा करा दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, पक्का। बैंक को डेबिट क्यों कर रहे हैं? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताओ रे, बैंक को डेबिट क्यों कर रहे हैं सर? सर बैंक हमारा असेट है, बैंक हमारा असेट है, असेट बढ़ रहा है, डेबिट कर दिया। कैश भी हमारा असेट है, कम हो रहा है, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, लॉजिक क्लियर, पक्का, श्योर, ओके, आगे देखो। कैश विड्रॉ किया बैंक से पर्सनल यूज के लिए, कैश विड्रॉ किया बैंक से पर्सनल यूज के लिए। थर्ड पॉइंट है ना, थर्ड पॉइंट बोल रहा हूँ मैं। कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक? अरे बैंक से कैश निकाला पर्सनल यूज के लिए तो बैंक का बैलेंस कम होगा ना, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। और बिजनेस का कैश निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। सेकंड में बताओ, बैंक अकाउंट से कैश निकाला और कैश निकाल के बिजनेस में यूज करेंगे फ्यूचर में, मतलब कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज, टू मेक इट सिंपल। फटाफट से बताओ, फाउंडेशन में आ गए आप लोग। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बताओ कैश पे डेबिट क्यों किया? असेट बढ़ गया। बैंक को डेबिट क्यों किया? असेट कम हो गया। यार ड्राइंग को डेबिट क्यों किया था? कैपिटल कम हो गई, कैपिटल कम हो गई, डेबिट करेंगे ना यार। और बैंक कम हो रहा है, असेट कम हो रहा है, क्रेडिट कर दिया। चलो, पेमेंट किया किसी को चेक से, जैसे राकेश भाई अपने क्रेडिटर हैं, उसको पेमेंट कर दिया कैश में, सॉरी चेक में, चेक से पेमेंट कर दिया, एंट्री बताओ। है राकेश टू चेक या बैंक या कैश? पक्का बैंक, श्योर? एक बात बताओ, आज अपन ने राकेश को चेक दिया, आज डेट क्या है? 2 अप्रैल 2026 को चेक दे दिया अपन ने। राकेश ने वो चेक बैंक में लगाया 8 अप्रैल को। कितने दिन मिलते हैं चेक लगाने के लिए बैंक में? 3 महीने मिलते हैं ना, 90 दिन मिलते हैं ना, ठीक है। तो 8 अप्रैल को राकेश ने वो चेक अपने बैंक अकाउंट में लगाया। 10 अप्रैल को अपने बैंक अकाउंट से पैसे कट गए। 2 अप्रैल को मैंने चेक दिया था पर पैसे कब कटे?
10th ऑफ अप्रैल को। तो अपन राकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक की एंट्री 2 अप्रैल को करेंगे या 10th अप्रैल को करेंगे? पर पैसे 10 तारीख को कटें बैंक से। सर हमें पैसे कटने से कोई मतलब नहीं होता अकाउंटिंग के अंदर। हमने जिस दिन चेक दिया है ना उस दिन हम मान लेंगे ये पैसा गया। पैसा गया भाई, अब चाहे पैसा 2 महीने बाद जाए अकाउंट से एक्चुअल में जाके कट के डिडक्ट होके राकेश के अकाउंट में, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो जिस दिन चेक इशू करते हैं उस दिन ही बैंक के बैलेंस को बुक्स में कम कर देते हैं। पर सर बैंक अकाउंट में तो पैसा कटा नहीं होगा ना? हाँ, तो नहीं कटा होगा, तभी तो डिफरेंस आता है। तभी तो क्या बनाते हैं, BRS, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। समझ आ रहा है यार? ठीक है, समझ में आ रहा है? पक्की बात, श्योर श्योर श्योर, क्लियर हो रहा है? यस सर, पूरी चीजें अपन डिस्कस कर लेंगे ताकि आपका ऑल एंड ऑल पूरा माइंड एकदम क्लिक करने लग जाए कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ का एंट्री हो जाएगी 2 तारीख को, एंट्री हो जाएगी राकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक। सेट है कहानी? राकेश को डेबिट क्यों किया? क्रेडिटर था, पेमेंट कर दिया, लाइबिलिटी कम हो गई। बैंक को क्रेडिट क्यों किया? असेट था, कम हो गया, क्रेडिट कर दिया। सेट है कहानी? पक्की बात, श्योर? ओके ओके, यस सर। ड्राफ्ट दिया अपन ने क्रेडिटर को, विकास को ड्राफ्ट बनवा के दिया, तो ड्राफ्ट बनाने का पेमेंट भी तो बैंक से कटता है भाई। तो विकास अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंपल। अपन ने रेंट का पेमेंट किया चेक से, कोई खर्चे का पेमेंट किया चेक से, सैलरी का पेमेंट किया चेक से, बिजली के बिल का पेमेंट किया चेक से, बिजली के बिल का पेमेंट किया यूपीआई ट्रांजेक्शन से। एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक? बैंक। एक्सपेंस को डेबिट क्यों किया? एक्सपेंस बढ़ गया सर। बैंक को क्रेडिट क्यों किया? असेट कम हो गया। आगे, चार्जेस पेड टू और चार्ज बाय बैंक। बैंक ने कुछ चार्जेस कट कर लिए भाई साहब मेरे खाते से, मेरे अकाउंट से बैंक ने 100 रुपये काट लिए। बोले हम तुम्हें एटीएम दे देते हैं ना यूज़ करने के लिए। हाँ, एटीएम के चार्ज कटेंगे भैया, 100 रुपये कटेगा साल का। तो बैंक ने 100 रुपये काट लिए, 100 रुपये कट गया भैया आपने। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्ज। सर बोलो सर, बोलना पड़ेगा सर। जर्नल एंट्री बिल्कुल बेसिक है, सच बता रहा हूँ, पहली बार डिस्कस कर रहा हूँ पूरे मतलब अभी तक के बैचेस में। अभी भी जर्नल एंट्री डिस्कस नहीं करता मैं। बट ठीक है, मेरे को लगा कि स्टार्टिंग है अभी अपने पास, अभी क्या है थोड़े से लेक्चर का ड्यूरेशन कम है ना, और फिर बच्चे आएंगे अभी, तो मैंने कहा ठीक है एक बार डिस्कस कर लेते हैं, आपका भी अच्छा हो जाएगा, है ना? तो प्लीज़ थोड़ा साथ दो। ठीक है, आपको आता है तो भी साथ दो, नहीं आता है तो सीख लो, नहीं आता तो पूछ लो। ठीक है, फायदा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बताओ क्या एंट्री होगी? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। और ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना सर, ये कोई एकदम अलग चीज़ नहीं पढ़ाया मैं, 11th क्लास में आप पढ़ के आए वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ। बैंक चार्ज डेबिट क्यों कर दिया आपने? क्योंकि एक्सपेंस बढ़ गया और बैंक को रेडियो कर दिया, कम ऑन, असेट कम हो गया। बोलो क्लियर है क्या? यस सर, यस सर, यस सर। आगे, अब मजा आएगा सर। दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी गुड, प्लीज सुनना ध्यान से। बच्चों को इन एंट्रीज में दिक्कत आती है और ये एंट्रीज आपको बीआरएस में भी परेशान करेगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। आपको चेक मिला 2 अप्रैल, आज है, आपको आज ही चेक रिसीव हुआ और आपने आज ही ये चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो बताओ क्या एंट्री करोगे? बताओ बताओ, कम ऑन। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राहुल या बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल? चेक इन हैंड डेबिट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि सेम डेट पे बैंक में जमा करवा दिया, तो डायरेक्टली बैंक को ही डेबिट कर दो। तो क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल, बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल। क्लियर कहानी? बैंक को डेबिट क्यों किया? क्योंकि हम तो ये मान लेंगे जिस दिन हमने चेक जमा करवाया ना उस दिन पैसा आ ही जाएगा। अब मतलब अब तो पैसा आ ही जाएगा, तो हम तो उस दिन बैंक को ही डेबिट कर देंगे, चाहे मेरे खाते में पैसा आए 15 अप्रैल को। फिर भी मैं तो जिस दिन चेक बैंक में जमा करवाऊंगा ना उस दिन ही बैंक के अंदर डेबिट कर दूंगा, एंट्री कर दूंगा। समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? चेक जमा करवाया उस दिन ही एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम लोग एंट्री कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल। सेट है कहानी? अब आगे मजा आएगा। थोड़ा चेंज भी है, आपने 11 में कुछ और पढ़ा था, यहाँ पे कुछ और पढ़ा सकता हूँ मैं, क्योंकि फाउंडेशन में अलग तरीके से करते हैं। तो अब आप मेरी हेल्प करना। चेक मिला मुझे आज 2 अप्रैल को अंकुर से, पर मैंने आज बैंक में जमा नहीं करवाया। बोलो एंट्री। सीबीएसई वाले बोलेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अंकुर, आरबीएसई वाले बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू अंकुर।
और आईसीएआई वाले भी बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू अंकुर, क्योंकि चेक रिसीट को आईसीएआई कैश ट्रीट करता है। क्या ट्रीट करता है? कैश ट्रीट करता है। अरे है तो कैश के समान ही, कैश इक्विवेलेंट ही चीज होगी ना भाई वो। तो आईसीआई चेक रिसीट को क्या ट्रीट करता है? कमॉन, कैश ट्रीट करता है। तो क्लास 11 में हम लोग चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अंकुर करते हैं सीबीएसई में। आरबीएसई में तो क्लास 11 में क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू अंकुर, है ना। और आईसीएआई में क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू अंकुर। समझ में आ रही है बातचीत? चेक इन हैंड हम यूज नहीं करते यहाँ पे। यूज कर भी दोगे तो नंबर नहीं कटेंगे, तो बता रहा हूँ आईसीआई करती है तो हम लोग फिर आईसीआई को फॉलो करेंगे। मदर बॉडी तो अपनी यही है ना भाई, तो कहते हैं हम ऐसा करते तो हम ऐसा कर लेंगे भाई, उसमें क्या होगा, कोई लफड़ा है ही नहीं। तो एंट्री वुड बी 12th क्लास की 11th क्लास की सीबीएसई की एंट्री चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अंकुर है। बट हम लोग इसकी जगह क्या यूज करेंगे? कमॉन, कैश का यूज करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू अंकुर। कैश बुक में भी ध्यान रखना, कैश बुक में भी ध्यान रखना, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अंकुर करता तो कैश बुक में एंट्री नहीं होती। चेक इन अकाउंट डेबिट टू अंकुर करता तो कैश बुक में एंट्री ही नहीं होती। बट कैश अकाउंट डेबिट टू अंकुर करूंगा तो कैश बुक में एंट्री होगी। ध्यान रखना ये बात का, इंपॉर्टेंट बात है इसलिए बतानी जरूरी है। एंट्रीज, चले आगे। चलो अब सुनो, जो 2 तारीख को चेक आया था उस दिन हमने कैश अकाउंट डेबिट टू अंकुर की एंट्री कर दी। हमने 8 अप्रैल को वो चेक बैंक में जमा करवाया। तो 8 अप्रैल को क्या एंट्री करेंगे? अच्छा सुनो सुनो सुनो, पैसा 10 तारीख को आया पर खाते में, जमा तो करवाया 8 अप्रैल को, पर पैसा क्लियर होके खाते में कब आया? 10 तारीख को। तो हम एंट्री कब करेंगे? 8 को या 10 को? हम तो जब चेक जमा करवाते हैं सर उस दिन एंट्री कर देते। तो 8 को एंट्री क्या होगी? 8 को एंट्री क्या होगी? अंकुर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, चेक अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्लास 11 में चेक इन करते थे, यहाँ क्या करेंगे? कैश। अरे कैश एंड डेबिट किया था यार, यहाँ क्या कर दिया? कमॉन, क्रेडिट कर दिया। आगे समझ में? पक्की बात? श्योर श्योर श्योर, क्लियर है कहानी? कोई दिक्कत है क्या सर? अरे कोई बात नहीं, चेक इन हैंड कीजिए, कैश यूज करेंगे, बस इतना ही तो है, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चले आगे। चलो, जो चेक जमा करवाया था हमने वो चेक डिसऑनर हो गया, वो चेक डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर पे तुमको पता है रिवर्स एंट्री करते हैं? कर पता है ना? क्या करते हैं बताओ? जब चेक मिला था हमने अंकुर को क्रेडिट कर दिया था, जब चेक जमा करवाया हमने बैंक को डेबिट कर दिया था। तो नेट में एंट्री क्या हुई थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू अंकुर। चेक मिलके और जमा कराने वाली नेट में एंट्री क्या हुई थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू अंकुर। पर चेक का पैसा ही नहीं आया सर, डिसऑनर हो गया। पर हमने तो बैंक को बड़ा रखा है, हमने, हमको लग रहा है बैंक में पैसा आ गया, पैसा आ गया, क्या करेंगे बताओ? बैंक को तो कर देंगे क्रेडिट और अंकुर को वापस से कर देंगे डेबिट। अंकुर को बोलेंगे ए अंकुर तू आज से वापस क्या है मेरा डेटर है, क्या है मेरा आज से वापस डेटर है। एंट्री हो जाएगी अंकुर अकाउंट डेबिट टू बैंक, अंकुर अकाउंट डेबिट टू बैंक। रिवर्स कर देते रे यार। जैसे राहुल से चेक मिला, जमा करवाया उस दिन, बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल, पर सर चेक में पैसे ही नहीं, मतलब बैंक में पैसे ही नहीं आए, डिसऑनर हो गया। एंट्री हो जाएगी राहुल अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ में आ गई बातचीत? उल्टी एंट्री कर देनी, रिवर्स एंट्री कर देनी, ठीक है। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया खाते से, आपके पैसे काट लिए यार, पैसे काट लिए। तो बैंक कम हो रहा है, बैंक क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे, और इंटरेस्ट हो क्या है? एक्सपेंस है, डेबिट कर दोगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ में आ रहा है? पक्का? श्योर श्योर श्योर, बोलते रहो, नींद नहीं आएगी ना। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, अलाउड बाय बैंक का मतलब होता है बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट आया है, खाते में पैसा आया है, बैंक बैलेंस बढ़ा है या घटा है? बढ़ा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, रिसीव्ड गलत चीज है, इनकम। जरूर थोड़ा ना होता है इंटरेस्ट मिलेगा तो हम रिकॉर्ड करते हैं, हम तो एक्रूड इंटरेस्ट को भी रिकॉर्ड करते हैं, पर ठीक है चलो, बचपन में सिखाते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव, तो इंटरेस्ट रिसीव। चलें आगे, क्लियर कहानी? पक्की बात? श्योर? आगे देखो, बैंक ने हमारे बिहाफ पे पेमेंट करा, क्योंकि हमने उसको बोल रखा था। जैसे हम बोलते हैं ना ईएमआई आती है हर मंथ की एक स्पेसिफिक डेट पे, ईएमआई भरनी होती है अपने को। जैसे मेरी कार की ईएमआई जाती है हर महीने की 5 तारीख को, अभी 5 आने वाली है, तो अकाउंट से 20,000 रुपये कट जाएंगे, और कट के चले जाएंगे किसको? जिससे मैंने लोन ले रखा है उसको, जिससे मैंने लोन लिया होगा ना कार पे, जो मेरा लेंडर है, उसके पास मेरे अकाउंट से कट के पैसे चले जाएंगे हर महीने की 5 तारीख को, 20,000 रुपये। ठीक है, सेट है। तो क्या मुझे हर हर महीने बोलना पड़ेगा बैंक को, या एक बार बोल दिया मैंने तो वो हर हर महीने ये काम करेगा? एक बार बोल दिया मैंने, परमिट कर दिया उनको, ऑटो डेबिट कर देना भैया मेरे खाते को, मैंने परमिशन दे दी उनको, मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया उनको। इसको बोलते हैं फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अकाउंट होल्डर टू द बैंक,
टू डिडक्ट अ स्पेसिफिक अमाउंट एवरी मंथ एंड टू पे टू माई लेंडर। ठीक है, लोन चुका देना। तो बैंक ने वो कर दिया। तो ऐसे ही इंश्योरेंस करवाना है मुझे, तो हर साल इंश्योरेंस का प्रीमियम 26 मार्च को गई ना अभी, उस दिन मेरे अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, 50,000 रुपये कट के इंश्योरेंस कंपनी के पास चले जाते हैं। तो मैं खुद जमा नहीं करवाता, बैंक को बोला हुआ है तू काट के जमा करा देना भाई। सर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हुए तो वो एक अलग बात है, पर अकाउंट में पैसे हुए तो बैंक अकाउंट से पैसे काटेगी और इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में जमा करा देगी। तो वो इंश्योरेंस का खर्चा बैंक का है या मेरा है? बताओ बताओ। वो इंश्योरेंस प्रीमियम जो बैंक ने जमा कराया मेरे ब्याह पे, तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा किसका है, बैंक का है या अपना है? अपना है ना भाई। तो अपन उसको बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेंगे, अपना एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, अपना एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। इंश्योरेंस प्रीमियम जमा कराया है तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, लोन जमा करवाया है तो लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ में आ रहा है? तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है। हम बैंक को बोला मैंने कि बैंक, मैंने है ना ये 4 कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो जब भी ये कंपनी डिविडेंड देना तो तू तेरे खाते में ले लियो, मेरी इनकम को तेरे पास जमा कर लेना। बैंक ने बोला ठीक है सर, कोई टेंशन नहीं है। तो मेरे अभी 4 कंपनियों ने मेरे को 50,000 का डिविडेंड दिया है। ठीक है, तो मेरे अकाउंट में आ गया। बैंक ने सिर्फ कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में डाला है, तो क्या वो बैंक की इनकम है क्या? इनकम तो मेरी ही है यार। मेरे को किसी अंकल से पैसे लेने थे, सृष्टि को बोला बेटा तू घर जा रही है वहां से अंकल से पैसे ले लेना, कल मुझे जमा करा देना। तो सृष्टि ने केवल कलेक्ट किया है, तो उसकी इनकम बन गई क्या वो? कि वो इनकम तो मेरी ही है। इनकम तो मेरी है ना भाई। तो बैंक ने मेरे बिहाफ पे बस पैसे कलेक्ट करके बैंक में जमा करा दिए। एंट्री बोलो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम, है तो मेरी इनकम भाई। बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम, जो भी इनकम है वो इनकम। सेट है। लोन लिया बैंक से, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। पैसा बढ़ गया, असेट बढ़ गया, डेबिट, और लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट। बैंक लोन चुका दिया कैश में, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक लोन चुका दिया बैंक से, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिया। मेरे पास 2 बैंक अकाउंट है, एक तो है मेरे पास में एसबीआई का अकाउंट और एक है पीएनबी का अकाउंट। मैंने एसबीआई से 10,000 रुपये निकाल के पीएनबी में डाल दिए, तो एसबीआई वाला बैंक अकाउंट कम हो गया और पीएनबी वाला बैंक अकाउंट बढ़ गया। समझ में आया? तो ये क्या पढ़े हमने आज? हमने पढ़े अभी अभी अभी, आज नहीं मतलब आज तो बहुत पढ़ना है। अभी हमने क्या, कौन से ट्रांजेक्शन पढ़े? बैंकिंग ट्रांजेक्शन। कौन से पढ़े? कम ऑन, बैंकिंग ट्रांजेक्शन। चलो बताओ बैड डेट्स क्या होते हैं? सर ऐसा अमाउंट जो अब डेटर से रिकवरेबल नहीं रहा, सिक्योरिटी हो चुकी है, पैसा डूब गया मेरा, रिकवरेबल हो चुका अमाउंट। मैंने पूरी कोशिश कर ली है, फ़ोन कर लिया, घर जाया, सब कुछ कर लिया जो कर सकता था। मारा पीटी नहीं करी मैंने, क्योंकि मैं लीगल आदमी हूँ। ठीक है, जियो और जीनोदोवाल सिद्धांत पे चलते हैं, हम जैन लोग हैं, ठीक है, हम मारा पीटी नहीं करते। तो हमने बोला पैसे नहीं दिए, तो हमने बोला चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं, भगवान तुझे एक दिन सजा देगा। और क्या, श्राप दे दिया अपन ने। तो बताओ अपन क्या एंट्री करेंगे? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। और अगर मान लो जिस बंदे को मैंने श्राप दिया उसने 2 साल बाद मुझे पैसा वापस से पे कर दिया, बैड डेट रिकवर्ड, उस दिन क्या एंट्री हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। समझ में आ रहा है? पक्का पढ़ा होगा बचपन में भाई आपने इसको। चलो बचपन, आपका बचपन मतलब 11th क्लास। अपन ने गुड्स बांट दिए चैरिटी में या गुड्स डोनेशन में दे दिए, एंट्री बताओ। गुड्स बांट दिए, गुड्स कम हो गए। चलो मेरे को पहले बताओ, हमारे बिजनेस में गुड्स, अदिति, कब कब कम होते हैं? गुड्स कब कब कम होते हैं हमारे बिजनेस से? पहले तो बताओ, गुड्स पता है ना क्या होता है? गुड्स का मतलब ऐसा आइटम, ऐसी कमोडिटी में हम डील करते हैं, परचेस करके सेल करते हैं, परचेस करके सेल करते हैं। तो बताओ गुड्स कब कब कम होते हैं हमारे बिजनेस से? एक तो जब मैंने सर गुड्स को सेल कर दिया हो। जब मैं सेल्स करता हूँ तो कौन से अकाउंट को क्रेडिट करता हूँ? कौन से अकाउंट को क्रेडिट करता हूँ? सेल्स अकाउंट को। ठीक है, और कब कम होंगे दीदी? और कब कम होंगे? सर हमने परचेज करा, रिटर्न कर दिया। हमने परचेज करा फिर रिटर्न कर दिया, उस दिन कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? परचेजेस रिटर्न। अरे वाह यार, क्या बात, तो कितना मजा आ रहा है। सेल्स कर दी, कम हो गया टू सेल्स। परचेज का रिटर्न कर दिया, कम हो गया परचेज रिटर्न। सही बात है ना यार? अरे क्या सही है ना, गलत थोड़ा ना है, सही है सब कुछ। ओके। और दीदी ने बोला कि सर अगर हमने मान लो चैरिटी में दे दिया कुछ, चंदे में दे दिया कुछ, सैंपल के तौर पे बांट दिया कुछ, दीदी ने बोला आग लग गई, नुकसान हो गया, गुड्स का माल जल गया, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, एडवर्टीजमेंट करने के लिए बांट दिया फ्री में एक बार के लिए सामान,
ठीक है, तो इन इन चक्कर में वजह से भी गुड्स कम होगा। तो उन केस में हम फिर क्रेडिट किस अकाउंट करेंगे? क्या ये सेल्स है क्या? नहीं, पर गुड्स तो कम हो रहे हैं। क्या ये परचेज रिटर्न है क्या? चंदे में देना गुड्स को? नहीं, पर गुड्स तो कम हो रहे हैं। तो किस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं? परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। इसका लॉजिक भी मैंने बताया था, क्योंकि अब ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ये कौन सा एक्सपेंस बन चुका है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसलिए परचेज अकाउंट को क्रेडिट करने का मतलब पता है क्या हुआ है? डायरेक्ट एक्सपेंस कम कर दिया। क्या कर दिया कमॉन? डायरेक्ट एक्सपेंस कम कर दिया। अच्छा, एंट्री क्या होगी गुड्स गिवन इज चैरिटी की? चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज, सुनना, सुन लो कॉन्सेप्ट। चैरिटी एक्सपेंस है अपना, डोनेशन किया है, चंदे में सामान बांटा है, तो वो मेरा एक्सपेंस है। बट वो कौन सा एक्सपेंस है? इन डायरेक्ट एक्सपेंस बढ़ रहा है, इसलिए डेबिट कर रहे हैं चैरिटी और डोनेशन को। और परचेज को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस कम हो रहा है, इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं परचेज को। समझ में आ रहा है क्या? डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं यार, ट्रेडिंग में जिन खर्चों को डालते हैं, जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं गुड्स मैन्युफैक्चरिंग से खर्चे, ठीक है, जिनका डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हो आप गुड्स मैन्युफैक्चरिंग से, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। और बाकी बचे हुए सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, मैंने बताया भी था आपको। ये सुन लो, ठीक है कहानी। तो सर डायरेक्ट एक्सपेंस कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट कर रहे हैं। एंट्री क्या होगी? चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज। ऐसे ही सैंपल के तौर पर बांट दिया, एंट्री क्या हो गई? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। और अगर माल जल गया तो एंट्री क्या हो गई? चोरी हो गया तो एंट्री क्या हो गई? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। समझ में आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? पक्का? श्योर श्योर श्योर। अब लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और थेफ्ट में एक एंगल और आ जाता है। बताओ इसमें और क्या बातचीत करनी पड़ेगी अब? इंश्योरेंस क्लेम की भी तो बातचीत करनी पड़ेगी। अगर आग लगी थी सर, अब है ना देखो, मुझे थोड़ा सा गलत सिखाना पड़ेगा। मैं बोल के सिखा रहा हूँ गलत, क्योंकि आपको किताब में गलत सिखाते हैं। तो पहले मैं जो किताब में सिखाते हैं गलत वो सिखाता हूँ, ठीक है, जो आपने सीखा है। फिर जो सही है वो बताऊंगा। ठीक है, सुन लेना आप ध्यान से, काम आएगा आपके, क्योंकि आप इंटर में जाने वाले हो पास होके। तो फिर आप इंटर में मेरे को बुरा बुरा बोलोगे कि सर ने सिखा दिया हमारे को, क्योंकि वहाँ सही सिखाएंगे। तो यहाँ गलत सिखाना पड़ेगा, और सही भी क्या है वो भी सिखा दूंगा। पर काम क्या आएगा पता है? गलत। काम क्या आएगा? गलत, क्योंकि 11 में भी गलत है, यहाँ पे भी गलत है, तो गलत सिखा देता हूँ मैं। सुनना ध्यान से। आग लगी, ये अंकल जी, अंकल जी कौन है ये? अंकल जी के गोडाउन में आग लग गई। 1 लाख रुपीज का गुड जल गए। जल गए, आग लगी उस दिन, बताओ अंकल जी क्या एंट्री करेंगे? 2 तारीख को आग लगी, आज ही, सब आज ही हो रहा है, आग भी आज लगाएंगे। ठीक है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। पता है क्या हुआ है? डायरेक्ट एक्सपेंस कम हो गया, क्योंकि अब इन गुड्स के खिलाफ कोई इनकम नहीं आएगी, क्योंकि अब ये गुड्स हम बेच नहीं पाएंगे। अब इन गुड्स के खिलाफ डायरेक्ट इनकम यानी कि सेल्स नहीं आ पाएगी, इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस क्या कर दो? कम ऑन, कम कर दो, ट्रेडिंग से हटा दो, क्योंकि अब इसके खिलाफ में कोई सेल्स आने वाली नहीं है। लॉजिक समझना, ठीक है, और समझाऊंगा जब फाइनल अकाउंट पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी जर्नल पढ़ रहे हैं, फाइनल अकाउंट भी तो पढ़ेंगे यार, ट्रेडिंग वेडिंग उसमें फिर चर्चा करेंगे। चिंता मत करो, चर्चा पे चर्चा होगी, जब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है कि नहीं? क्योंकि अब अपन क्लियर करने के लिए आ गए। तो कुल मिला के डायरेक्ट एक्सपेंस कम हो रहा है इसलिए परचेज क्रेडिट कर दिया। लॉस को डेबिट क्यों किया? क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस है? इसके इसके अगेंस्ट में क्या मेरे को इनकम आने वाली है? इनकम आने वाली नहीं है। हाँ, लॉस के अगेंस्ट में इनकम आ सकती है, कौन सी वाली? इंश्योरेंस क्लेम। कौन सी वाली? कम ऑन, इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम की इनकम को आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करते हो या पेंडल में क्रेडिट करते हो? सोच के बताओ यार। इंश्योरेंस क्लेम की इनकम को ट्रेडिंग में क्रेडिट करते हो, ट्रेडिंग में दिखाते हो क्या बाय इंश्योरेंस क्लेम, या पेंडल में दिखाते हो बाय इंश्योरेंस क्लेम? तो जब इस आग के, इस लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर की इनकम को तुम पेंडल में दिखाते हो, तो ये लॉस का खर्चा भी कहाँ जाना चाहिए? पी एंड एल में। इसलिए इस लॉस बाय थेफ्ट के खर्चे को ट्रेडिंग से निकाल के कहाँ डालते हैं? पी एंड एल में। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जिंदगी में, नहीं पढ़ा है मैं पढ़ाऊंगा, मैच तो करोगे ना। डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट इनकम। इसलिए लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर को अपन क्या करते हैं? ट्रेडिंग से निकाल के कहाँ डालते हैं? कौन? पी एंड एल में, क्योंकि इसकी इनकम भी कहाँ आएगी? पी एंड एल में, अगर आएगी तो। ठीक है, तो ये तो होगी पहली एंट्री, चर्चा कर लिया अपन ने। तो अंकल जी ने 2 तारीख को लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू परचेज 1 लाख कर दी है। ओके, समझ में आ रहा है क्या आपको? यस सर। अब अंकल जी फूट फूट के रोए, आंसू गिर रहे, देखो।
नीचे तक गिर गए, बहुत उदास है, बहुत ज्यादा उदास उदास है, रोई जा रहा है, रोई जा रहा है, रोई जा रहा है। बोले 1 लाख का माल जल गया, 1 लाख का माल जल गया, अगले महीने बेटी की शादी है, पैसे कहाँ से लाएंगे, पैसे कहाँ से लाएं, टेंशन हो जाती है यार पिताजी को, है कि नहीं। अंकल जी के एक गर्लफ्रेंड थी, मतलब वाइफ थी रे यार, क्या यार तुम बिल्कुल यार सही नहीं हो तुम लोग, ठीक गर्ल वाइफ थी, ठीक है। तो अंकल जी वाइफ ने बोला कि अरे अंकल रो क्यों रहे हो, अरे अंकल नहीं बोला होगा, मतलब बेटा, मतलब बेटा भी नहीं बोला होगा, रो क्यों रहे हो जी। तो बोले कि ऐसे ऐसे हो गया, ये हो गया, नुकसान हो गया। अरे रोने की क्या बात है, अपने पास क्या पड़ी है, इंश्योरेंस पॉलिसी है यार, चिंता भी करते हो, रोते क्यों हो यार। अंकल ने बोला क्या बात कर रहे हो। अंकल के हैंड टू हैंड उसी टाइम पे क्या आ गई, हंसी, शांति, अरे मजा आ गया, एकदम चिंता मुक्त। अरे वाह, ठीक है। अब बताओ अंकल ने क्या किया होगा पैसे मांगने के लिए, इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, इसका मतलब क्या है, पैसे नहीं आ जाते अपने आप, पैसे मांगने पड़ते हैं, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है, सबके लिए मांगना पड़ता है, ठीक है, मांगना तो पड़ेगा भाई यार। तो अंकल जी ने मांगा, क्या मांगा, पैसा, किससे मांगा, इंश्योरेंस कंपनी से। उस दिन क्या एंट्री करेंगे, अरे पढ़ा होगा ना तुमने, क्लेम, क्लेम मतलब, क्लेम करा मैंने, मतलब क्लेम करा मतलब मैंने बोला कि ला मेरा पैसा दे, मेरा क्लेम है तेरे पे, मैं मांगता हूं तेरे से क्योंकि मैंने पॉलिसी करवाई थी तेरे से, तो मैंने क्लेम फाइल किया, क्लेम फाइल किया, पैसा मांगा है, मिल गया है क्या, या मांगा है, मांगा है। तो पैसा मांगने के दिन पे क्या एंट्री करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देंगे, ठीक है। और अब जब पैसा आ ही जाएगा लग रहा है मुझे, तो ये जो लॉस मैंने डेबिट किया था इसको वापस क्रेडिट कर देंगे। अरे अब लॉस नहीं है ना यार, अब तो पैसा आ ही जाएगा, तो जो ऊपर लॉस डेबिट किया था उसको क्या कर दो, वापस से क्रेडिट कर दो। समझ में आ रही है बातचीत, पक्का, श्योर श्योर श्योर, क्लियर है कहानी, सुनना आप ध्यान से। अब देयर कैन बी टू पॉसिबल सिचुएशंस। फर्स्ट सिचुएशन कि जो आपने पूरे 1 लाख मांगे वो पूरे 1 लाख मिल गए, तो जब 1 लाख मांगे तब एंट्री की थी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 1 लाख, अब पैसा मिल गया तो क्या एंट्री कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। और अगर आपने 1 लाख मांगे और आपको सिर्फ 40,000 मिले, तो आप इस एंट्री के बाद क्या एंट्री करोगे, इंश्योरेंस कंपनी को तो क्रेडिट करोगे पूरे 1 लाख से, इंश्योरेंस कंपनी को तो पूरे क्रेडिट करोगे, कितने से, कमॉन, 1 लाख से। बैंक में कितना है, 40,000, और बाकी बचा हुआ वापस से आप क्या मान लोगे, अपना लॉस मान लो, और फिर इस लॉस को कहाँ भेज दोगे, P&L। यस और नो, ये पढ़ा है ना आपने। अब इसमें एक डिफॉल्ट है, बताता हूँ। अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिज्म। कौन सा कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव होते हैं अपन अकाउंटिंग करते टाइम पे, प्रूडेंस होते हैं अपन, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं अपन। पता वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि आपको लग रहा है ना, अगर करंट ईयर से रिलेटेड फ्यूचर में जाके लॉस होने वाला है, या फ्यूचर में लॉस होने वाला है, आपको लग रहा है ना, 50% से ज्यादा आपको लग रहा है ना चांसेस हैं लॉस होने के, 50% से ज्यादा लग रहा है ना आपको चांसेस है लॉसेस के, तो आप क्या कर लो, उस खर्चे के लिए आज ही क्या कर लो, प्रोविजन बना लो। क्या बना लो, प्रोविजन बना लो, मतलब उस खर्चे को आज ही प्रॉफिट से कम करके उतना प्रोविजन क्रिएट कर लो, ऐसा कहता है कौन, प्रूडेंस। समझदारी है ना यार, मेरे को लग रहा है अगले साल खर्चा होने वाला है तो बचाना पैसा यार, गलत क्या है, सही है भाई। कंजर्वेटिव तो होना चाहिए इंसान को, कंजूस होने में क्या नुकसान है यार, कंजूस होना गलत बात है या अच्छी बात है, सब्जेक्टिव चीज है वैसे तो ये, पर कभी भी नुकसानदायक नहीं है कंजूस होना। कंजूस होना सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं है, मैं नहीं कह रहा खान 4 रोटी की जगह 1 रोटी खा लो, वो बेवकूफ़ी है भाई, वो कंजूसी नहीं है। हाँ, फिजूल खर्ची अगर आप नहीं कर रहे हो तो अच्छी बात ही तो है, स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट इज गुड। मम्मियाँ पैसे बचाती तो अच्छी बात है, बुरी बात है, अच्छी बात है, कब काम आते हैं, जरूरत के टाइम पे, बुरे वक्त में, है कि नहीं। तो प्रोविजन बनाने के लिए कौन कहता है, कंजर्वेटिज्म में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है, कहता है। पर वो ये कहता है कि अगर फ्यूचर में आपको लगता है इनकम होने वाली है, तो उस इनकम के लिए आज कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, जब होगी तब की तब देखेंगे। सोचो आपको कोई जमीन लेनी है, और अब आपको लग रहा है कि मैं 2 महीने बाद 50 लाख कमा लूंगा, और आपने वो जमीन आज ही ले ली उधार लेके, 2 महीने बाद चुका दूंगा, और 2 महीने बाद इनकम नहीं हुई तो इनकम को कब मानो इनकम, जब हो जाए। पर एक्सपेंस की तैयारी कब कर लो, पहले ही। समझ में आ रहा है। तो आप मुझे बताओ,
जब आपने इंश्योरेंस कंपनी से 1 लाख रुपए मांगे मांगे मांगे, तो आप श्योर हो गए कि पैसे मिल जाएंगे? आप श्योर हो गए कि पैसे मिल जाएंगे? आर यू श्योर कि कंफर्म पैसे 1 लाख मिल ही जाएंगे? तो फिर आप इंश्योरेंस कंपनी को 1 लाख से डेबिट कैसे कर सकते हो भाई? पहले मैंने क्या सिखाया है? जो किताब में होता है। अब मैं क्या सिखा रहा हूँ? जो सही है। ठीक है। तो जो सही बताऊँ क्या है? सही ये है कि जिस दिन हम क्लेम करते हैं ना पैसा, उस दिन हमें एक्चुअल में कोई एंट्री पास बुक्स में नहीं करनी चाहिए। पता है किस दिन एंट्री बुक्स में पास करनी चाहिए? इंश्योरेंस कंपनी को किस दिन बुक्स में डेबिट करना चाहिए? जिस दिन वो क्लेम अप्रूव हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए। जब इंश्योरेंस कंपनी कह दे कि हाँ मैं तुम्हें पैसा दूंगा, एक्सेप्ट होगा क्लेम, उस दिन इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करो। जिस दिन क्लेम करा उस दिन इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करने की जरूरत नहीं है। ये किसके खिलाफ है? प्रूडेंस के, कंजर्वेटिज्म के और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के। रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो आप इंटरमीडिएट में पढ़ोगे, मेरे को याद करना उस समय कि हाँ सर ने पढ़ाया था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी से जब पैसा अप्रूव हो जाए, क्लेम एक्सेप्ट हो जाए, उस दिन इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करना, उससे पहले कभी भी डेबिट मत करना। समझ में आ गई बातचीत? पर आप तो यही करना जो किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, चले आगे। पक्का श्योर? चलो। ड्राइंग ड्राइंग करी, कैश में एंट्री बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू, ये ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। और गुड्स विड्रॉ करे तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। बुक्स में गुड्स का अकाउंट होता है क्या? स्टॉक का होता तो है सर, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। पर ऐसे कोई ये थोड़ा होता है कि गुड्स परचेज करेंगे तो स्टॉक को डेबिट करते हैं, सेल करेंगे तो स्टॉक क्रेडिट करते हैं। नहीं नहीं सर, परचेज करेंगे तो परचेज को डेबिट करते हैं, सेल्स करेंगे तो सेल्स को क्रेडिट करते हैं। इसलिए लास्ट में पता है क्या बनाना पड़ता है? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाना पड़ता है? ट्रेडिंग अकाउंट, जहाँ पे ऑल दी अकाउंट रिलेटेड टू गुड्स विल बी ट्रांसफर्ड। सोचो अगर एक ही अकाउंट होता तो कितना मजा आता। गुड्स परचेज का गुड्स डेबिट, गुड्स क्रेडिट का गुड्स क्रेडिट। फन है यार। और भी पता नहीं पड़ता इनकम कितनी हुई, क्योंकि आपने कॉस्ट से कॉस्ट जितने परचेज करके लाया गुड्स को डेबिट कर दिया, जितने में सेल करा उसी से गुड्स को क्रेडिट कर दिया। अब आपको पता ही नहीं पड़ रहा इनकम कितनी हुई आपकी। कॉस्ट से कॉस्ट बिठाओगे, बिड़ेगी ही नहीं, प्रॉफिट आएगा ही नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों को सेपरेट रखते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो ड्राइंग सही, कैश में एंट्री बताओ। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर स्टॉक को ड्राइंग करके ले गए तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। क्योंकि अब ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, अब जो गुड्स घर पे आप ले गए उसके खिलाफ में डायरेक्ट इनकम आने वाली नहीं है, इसलिए परचेज को क्रेडिट कर दो। लॉजिक बता रहा हूँ। अगर असेट ले गए, एसी निकाल के ले गए घर पे, एंट्री बताओ। एसी निकाल ले गए घर पे, एंट्री बताओ। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू एसी, एयर कंडीशनिंग असेट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू असेट। सिंपल, क्लियर है, एंट्री पक्का श्योर। चलो, कोई डाउट है? चलो, मैं कह रहा हूँ आप मशीन लेकर आए, मशीन की परचेज प्राइस तो है 1 लाख। कितनी का मोहन? 1 लाख। मशीन को ट्रक, अब मशीन लेनी है आपको अहमदाबाद से। मशीन को ट्रक में लोड करवाया तो लोडिंग चार्ज लग गए 5,000 रुपए के। फिर ट्रक में रखवा के भिजवाया तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग गया 10,000 रुपए का। फिर किशनगढ़ में आई या आपके होम टाउन में आई, जहाँ पे भी आपका होम टाउन है, होम आपका गोडाउन है, आपकी फैक्ट्री है, वहां पे फिर आपने अनलोडिंग चार्ज दिया। अरे उतार है ना मशीन को, उतरवाने के फिर लग गए आपके 5,000। फिर आपने मशीन को इंस्टॉल करवाया। अरे इंस्टॉल करवानी पड़ेगी ना, फिट विट करवाओगे ना, तो इंस्टॉल करवाने के लग गए 10,000 रुपए। और अब मशीन चलने योग्य हो गई है, अब मशीन रेडी टू यूज बनी है। ये सब खर्चे करने के बाद मशीन रेडी टू यूज बनी है। कितना हुआ? 1,05,000। कितना हुआ? 130। तो आप बताओ मशीन अकाउंट डेबिट कितने रुपए से करोगे? 1 लाख से या 130 से? एंट्री क्या होनी चाहिए मशीन परचेज करने की? व्हाट डू यू थिंक? मशीन अकाउंट डेबिट टू, मशीन अकाउंट डेबिट 1 लाख, लोडिंग चार्ज अकाउंट डेबिट 5,000, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज अकाउंट डेबिट 10,000, अनलोडिंग चार्ज अकाउंट डेबिट 5,000, इंस्टॉलेशन चार्ज अकाउंट डेबिट 10,000, टू बैंक 1,30,000। सही एंट्री? सही क्या एंट्री मेरी? गलत है? सही एंट्री क्या है? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक 1,30,000 till the asset become ready to use, all the expenses are capital expenditure and that has to be debited to the asset account and not to the expenditure account। पढ़ा था ना अपन ने? ठीक है।
ऐसे ही बिल्डिंग बना रहे हो तो बिल्डिंग जब तक बन के तैयार नहीं हो जाती तब तक 1 रुपए की कील भी है ना, तो कील अकाउंट डेबिट मत करना। वो कील भी किसमें डेबिट होगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट में जाएगी। समझ में आ रही बातचीत? तो वही कहानी कह रहा है। उसके बाद अगर आपने छोटी मोटी रिपेयर करवाई, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ऐसी रिपेयर करवाई जिससे मशीन की लाइफ नहीं बढ़ रही, असेट की लाइफ नहीं बढ़ रही, केवल असेट की जो लाइफ है वो मेंटेन हो रही है। क्या हो रही है? कमॉन, मेंटेन हो रही है। उस रिपेयर को बोलते हैं रेवेन्यू रिपेयर। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिपेयर। और वो रिपेयर रिपेयर अकाउंट में डेबिट होता है। क्या होता है? किसमें? रिपेयर अकाउंट में डेबिट होता है। मतलब ऐसी रिपेयर जो रूटीन रिपेयर है। रूटीन मतलब जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस बोलते हैं ना अपन, मेंटेन करने का खर्चा है। तो ऐसी रिपेयर को हम क्या करते हैं? कमॉन, रिपेयर अकाउंट में डेबिट करते हैं, क्योंकि उससे कोई असेट की लाइफ नहीं बढ़ रही, असेट की प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ रही, असेट की कमाने की क्षमता नहीं बढ़ रही। इसलिए उस रिपेयर को हम एक्सपेंस मान लेते हैं, क्योंकि वो मुझे हर साल करानी है। यार आप अपनी स्कूटी या बाइक की सर्विस करवाते हो क्या? हर 6-8 महीने, साल भर में करवाते होंगे सर्विस। तो क्या उस स्कूटी से, उस रिपेयर से, स्कूटी की उस सर्विस से स्कूटी की या बाइक की लाइफ बढ़ जाती है, या जो लाइफ है उतनी मेंटेन रहती है? मतलब एक होता है कि भाई 10 साल की इसकी लाइफ है, अब 10 साल की लाइफ मेंटेन करने के लिए, बरकरार रखने के लिए हर साल मुझे सर्विस करवानी पड़ती है। ठीक है? तो क्या सर्विस करवाने से 10 साल से ज्यादा चलेगी क्या ये? या तो चलेगी 10 साल ही, चलेगी 10 साल ही, पर तब तक चलेगी। उसको बोलते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट। क्या बोलते हैं? कौन? मेंटेनेंस कॉस्ट। ये खर्चा है। क्या है ये? खर्चा है, क्योंकि हर साल कराना है। हर साल कराना है। इसका मुझे फायदा कोई लॉन्ग टर्म में नहीं मिल रहा है। इस साल रिपेयर करवाई, एक्सपेंस है, पेंडल में डेबिट कर दो। इस साल रिपेयर करवाई, एक्सपेंस है, पेंडल में डेबिट कर दो। इस साल फायदा मिल गया, इसलिए इस साल पेंडल में डेबिट कर दो। पर सुनो ध्यान से, अगर मैंने कोई ऐसी रिपेयर करवाई जिससे असेट की लाइफ भी 2 साल बढ़ गई, या जिससे असेट की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, पहले मशीन 1 लाख यूनिट बनाती थी एक साल में, अब मशीन रिपेयर करवाने के बाद 1.5 लाख यूनिट बनाएगी एक साल में। या पहले गाड़ी चलती थी 20 किलोमीटर 1 लीटर में, अब ऐसी रिपेयर करवा दी जिससे गाड़ी चल रही है 50 किलोमीटर 1 लीटर में। तो मशीन की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, मशीन की लाइफ बढ़ गई। इसका फायदा सिर्फ इस साल में मिलेगा या आगे भी मिलेगा? आगे भी मिलेगा। ये क्या हो चुका है? आपका असेट हो चुका है। क्या हो चुका है? कौन? असेट हो चुका है। तो ऐसी रिपेयर को क्या बोलते हैं हम? कैपिटल रिपेयर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ऐसी रिपेयर किस में डेबिट होती है? कमॉन, असेट अकाउंट में डेबिट होती है। एक चैप्टर भी आएगा आपके, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पढ़ाऊंगा मैं वापस, उस दिन वापस चर्चा करेंगे इस बात की। ठीक है? क्लियर कहानी? क्लोजिंग स्टॉक बुक्स में कब लाते हैं? क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स में कब लाते हैं? क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स में कब लाते हैं? ईयर एंड पे। क्या एंट्री करके क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो आप? या तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, या फिर परचेज से कम नहीं किया तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। ठीक है? ये पढ़ा रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा। ऐसी वेजेस, ऐसे एक्सपेंस जिसका अपन ने फायदा ले लिया और पे भी कर दिया, एंट्री बताओ। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसा वेजेस फायदा तो ले लिया पर पे नहीं करा, एंट्री बताओ। वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। समझ में आ रहा है क्या? पक्की बात श्योर? वेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। आपने रेंट पे कर दिया इस साल 1 लाख का, एंट्री कर दी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख। ठीक है? अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस 1 लाख में से हमने इस करंट ईयर में सिर्फ 20,000 के रेंट, सिर्फ 80,000 के रेंट का ही फायदा लिया है। इस 1 लाख में से करंट ईयर में सिर्फ 80,000 के रेंट का ही फायदा लिया है। 20,000 के रेंट का फायदा मैंने करंट ईयर में लिया ही नहीं है। और जिस एक्सपेंस का फायदा मैं लेता नहीं हूं वो मेरा एक्सपेंस भी नहीं हुआ है, और वो मैं पेंडल में भी नहीं डालता। तो अब मुझे बताओ, इस 1 लाख में से कितना एक्सपेंस तो पेंडल में ट्रांसफर होगा और कितना एक्सपेंस असेट अकाउंट में ट्रांसफर होगा? तो रेंट डेबिट कितना हुआ है? 1 लाख। क्रेडिट कितना होगा? रेंट तो पूरा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ईयर एंड पे आपको आपको पता होगा कि एक्सपेंस और इनकम का बैलेंस जिंदा नहीं रहता। अगर एक्सपेंस डेबिट हुआ है ना साल भर, तो ईयर एंड पे क्रेडिट करके मारना पड़ेगा। इनकम साल भर क्रेडिट हुई है ना, तो ईयर एंड पे डेबिट करके मारना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा, इधर टू ट्रेडिंग और टू दी पी एंड एल। पढ़ा होगा आपने ना?
तो रेंट आपने क्रेडिट कर दिया पूरा 1 लाख। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस 1 लाख में से आपने कितने रेंट का फायदा करंट पीरियड में लिया है? 80,000 का फायदा लिया है। तो सिर्फ कितना रेंट P&L में जाना चाहिए, बताओ बताओ? 80,000 ही जाना चाहिए। और जिस रेंट का फायदा मैंने करंट ईयर में लिया ही नहीं, वो मेरे करंट ईयर का एक्सपेंस ही नहीं है, तो वो मेरे करंट ईयर के P&L में जाना ही नहीं चाहिए। तो वो मेरा क्या है? असेट है। किस नाम से डेबिट करेंगे? प्रीपेड रेंट से डेबिट करेंगे। समझ आ रहा है क्या? हेलो, पक्का दिख रहा है आपको? तो बताओ प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री क्या हुई? बताओ प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री क्या हुई? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। समझ में आ रहा है? पक्का? श्योर? क्लियर है? चलो, अब चलते हैं आगे। ऐसे ही ऐसी इनकम जो आपने कमा ली है बट मिली नहीं, क्या बोलेंगे उसको? अक्रूड इनकम। ऐसी इनकम जो कमा ली है और मिल गई, उसकी क्या एंट्री होगी? कमा भी ली, मिल भी गई, एंट्री बताओ? कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। ऐसी इनकम जो कमा तो ली बट मिली नहीं, एंट्री बताओ? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। याद आ रहा है सब कुछ? पक्का? श्योर श्योर श्योर? ओके। उसके बाद ऐसी इनकम जो बिना कमाए एडवांस में मिल गई, तो उस वाली इनकम को आप ट्रेडिंग पेंडल में डाल सकते हो क्या? या लाइबिलिटी में डालना पड़ेगा? लाइबिलिटी में डालना पड़ेगा। तो एंट्री हो जाएगी इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम या अर्नड इनकम या लाइबिलिटी। क्लियर? कहानी पक्की बात? श्योर? डेप्रिसिएशन की एंट्री बताओ? या तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, या एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आगे चलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बताओ? क्या कभी भी ओनर को इंटरेस्ट देना है या उससे कुछ भी लेना है तो कैश में देते हैं या लेते हैं, या फिर उसकी कैपिटल को एडजस्ट कर देते हैं? कैपिटल को एडजस्ट कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ना ओनर को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या कैपिटल बढ़ा देंगे? कैपिटल बढ़ा देंगे। पढ़ के आए हो यार तुम 12 पूरी पार्टनरशिप। और अगर ड्राइंग का पैसा लेना है तो क्या एंट्री करोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या एंट्री हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पक्का? श्योर? ये पूरा हमने पढ़ा किसका? बेसिक जर्नल एंट्री का। ठीक है, अभी देखो आपकी ICAI के इलस्ट्रेशन। थक तो नहीं रहा ना? थकना मना है। अभी शुरू हुआ है। शुरुआत है, शुरुआत। शुरुआत नहीं है, शुरुआत है। बाद में होगी शुरुआत। 7 तारीख 8 तारीख बाद मजा आएगा यार, है ना? तो मैं बताऊँ एक बात, जब भी आप क्लास में बैठो ना, तो लाइट फूड खा के बैठा करो। भर पेट खाना खा के क्लास में बैठोगे ना, नींद आएगी। और भूखे पेट बैठोगे ना, तो भी नींद आएगी। तो भी मन नहीं लगेगा, क्योंकि एनर्जी नहीं बॉडी में। तो कुछ खाना भी जरूरी है, बट थोड़ी जगह रख के। सही बता रहा हूँ? समझ में आई? और स्टूडेंट लोग जो होते हैं ना, जो पढ़ाई करते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, उनका खाना भी सात्विक होता है। सात्विक का मतलब ये नहीं कि तुम मिर्च मसाला खाना छोड़ दो, पर ऐसा कि जो आपके माइंड को, बॉडी को कूल रखे, चिल रखे। समझ रहे हो? अब जैसे समर्स आ गई है, तो समर्स के अंदर सबसे बढ़िया फ्रूट्स कौन से होते हैं जो मतलब आपकी पूरी बॉडी की वाटर को, मतलब वाटर नीड्स को पूरा कर देते हैं, हाइड्रेट कर देते हैं? वाटरमेलन होते हैं। ऐसे ही कई सारे वाटरी जूसी फ्रूट्स जो होते हैं ना, वो भी आप थोड़ा कंज्यूम किया करो साथ में, खाने के साथ साथ। आपकी डाइट को इम्प्रूव करो, जिससे आप में एनर्जी रहेगी। आप सोचो 7 8 घंटे पढ़ने के बाद भी आपको 4 घंटे 5 घंटे पढ़ना है, मतलब। तो उसके लिए फिर जो अपनी बॉडी है, मशीन है, उसमें फ्यूल भी तो अच्छा डालना पड़ेगा ना भाई। है कि नहीं? फ्यूल तो अपन सही दे ही नहीं रहे, तो फिर थकेंगे नहीं क्या यार? बताओ यार, कम ऑन। है कि नहीं? और अननेसेसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत होना, जिससे आपकी बॉडी की एनर्जी लूज हो रही हो। जैसे अपन पता है क्या सोचते हैं, चलो यार अब तो पढ़ लिया है, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए मोबाइल चला लेते हैं। कर दिया गलत काम आप। हो गया गलत, गलती हो गई आपसे। मोबाइल चलाते कौन सा आप एनर्जी में आ जाओगे, उल्टा थकोगे। और फिर पता लग गया कि आपके दोस्त इधर उधर घूमने जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कॉन्सर्ट में जा रहे हैं करण औजला के 5 तारीख को। आपका दिमाग बड़ा खराब हो जाएगा। आप कहोगे ये हमारे साथ क्या हो चुका है, धोखा हो चुका है, हम तो कहीं जा ही नहीं पा रहे यार, हम तो मजे कर ही नहीं पा रहे। समझ रहे हो? तो सोशल मीडिया से जितनी दूरी बनाओगे ना, उतना खुद को कैपेबल पाओगे। जितना सोशल मीडिया देखोगे ना, उतना खुद को कंपेयर करके सोचोगे कि यार मेरे पास सब कुछ नहीं है यार, होना चाहिए, मेरे कुछ कमी है, फन नहीं है लाइफ में यार मेरी, लोग तो घूम रहे हैं, मैं घूम ही नहीं पा रहा। है कि नहीं? होता है ऐसा, कंपेयर कर लेता है इंसान।
खुद को दूसरे की ज़िंदगी से, और ऐसे दूसरे की ज़िंदगी से कंपेयर कर लेते हैं जिसकी ज़िंदगी से क्या हो रहा है उससे हमें कुछ फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, पर फ़र्क पड़ जाता है। होता है ना ऐसा? होता है सर। स्नैपचैट पे स्नैप देख लेते हो दोस्तों की, बोले यार ये फन कर रहे हैं यार। अभी तो क्या तुम जैसे जिनके स्कूल में भी एग्जाम बाकी है एक, है ना, तो अभी तो क्या तुम्हारे दोस्त भी बेचारे एग्जाम में ही है, पर जैसे ही 7 तारीख के बाद तुम तो पढ़ोगे, और बाकी जो कॉलेज वाले हैं वो मौज करेंगे, तुम्हारा जी जलेगा देख के। तुम बोले यार शिट मैंने क्या कर लिया ये चूज करके यार, जिंदगी खराब तो नहीं कर ली? नहीं करी। तुम आज मेहनत कर रहे हो, कल मजे करोगे। जो आज मजे कर रहा है वो कल मेहनत करेगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। आज रो रहे हो कल हंसोगे, क्या दिक्कत है? जो आज मजे कर रहा है वो कल रोएगा। अपने नहीं, अपने को कल हंसना है भाई। अपने को केवल 2 3 साल 4 साल के टाइम पीरियड में मेहनत करके जिंदगी भर उस मेहनत को जो अपन ने किया है उसका फल खाना है। मेहनत तो आगे भी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि सीए बनते छप्पर फट जाएगी और पैसे गिरेंगे, वर्षा हो जाएगी मोतियों की, भगवान बुलाएंगे, इंद्र देवता आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। मेहनत तो बाद में भी करनी पड़ती है, पर मेहनत का दायरा बदल जाता है। एक होती है धूप में मेहनत कर रहे हो, एक होती है आराम से ऑफिस में बैठ के एसी कैबिन में मेहनत कर रहे हो, और कम मेहनत में आराम से बढ़िया पैसा कमा रहे हो। समझ रहे हो बातचीत? तो कम मेहनत ज़्यादा रिटर्न हमेशा बेटर है। कम मेहनत मतलब ये 3 4 5 साल जो आपकी ज़िंदगी के है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही है? तो प्लीज़ ये छोटी मोटी खुशियों को देख के बहक मत जाना, आपको इससे डबल मिलेगी। सही बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है? ऐसा होगा, बोल रहा हूँ मैं तुमको, ऐसा होगा। बीच में कोई मान लो अब तुम्हारे तो एग्जाम तुम सितंबर में अटेम्प्ट कर रहे हो या जनवरी में अटेम्प्ट कर रहे हो, वो जो भी तुम्हारा अटेम्प्ट है, ठीक है, उसके बीच में कोई त्यौहार आ रहा है। अब आपके दोस्त आपके होम टाउन को विजिट कर रहे हैं, ठीक है, वो तो नल्ले हैं, मतलब वो तो फ्री हैं, ठीक है, तो फ्री है मतलब अब तुम तो बिजी हो। अब वो फ्री है, तुम्हारे घर पे आ जाए, ले आ चल चिल करते हैं। अब तुम्हारे एग्जाम है सर पे, अब तुम चिल करोगे तो फिर चिल चिल हो जाएगा एग्जाम में। तो तुम्हें थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा खुद की फीलिंग्स को, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी स्टूडेंट लाइफ का। इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, इच्छाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा अभी, कैसी भी इच्छा हो। समझ रहे हो बातचीत? अपनी इच्छाओं को डाइवर्ट करो, अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करके सही जगह इस्तेमाल करो। अगर आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने में भी लग गए ना, तो आपके पास एनर्जी नहीं बचेगी सर, लाइफ में गोल को अचीव करने के लिए। सही बता रहा हूँ मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है इसका। खुद को कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल करना स्टार्ट करो। थोड़ा मेडिटेशन करा करो, 15 मिनट 10 मिनट, थोड़ा सा मेडिटेशन करा करो, ध्यान लगाओ, आंखें बंद करके अच्छा म्यूजिक चलाओ यूट्यूब पे, और अच्छा सोचो। आपका कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा सर। मॉर्निंग में उठ के थोड़ी सी वॉक कर लो, 5 मिनट 10 मिनट, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट करोगे तो थक जाओगे, है कि नहीं? जैसे किसी का रूटीन ही है, कोई जिम जाता है 1 घंटे तो वो जा सकता है, पर अगर आप शुरू आज करोगे जिम जाना, तो फिर पढ़ाई कब करोगे? मतलब फिर आप सोओगे थक के। समझ में आ रहा है? तो बॉडी को ज़्यादा एक्सजरेट भी नहीं करना है, ज़्यादा भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करनी है, पर थोड़ा बहुत मूवमेंट भी चलना चाहिए कि जिससे अपनी बॉडी रोटेशन में भी रहे। समझ में आ रही है बातचीत? फूड भी अच्छा लेना है, वाटर इंटेक अच्छा करो जिससे आप थको नहीं। समझ में आ रहा है? थका के नहीं पढ़ सकते। बिना भोजन के भजन नहीं होता। सुनी होगी तुमने कहावत, बिना भोजन करे भगवान का ध्यान भी नहीं लगता है। भजन भी नहीं कर सकते तो पढ़ाई कैसे होगी यार, जिसमें तुमको मजा ही नहीं आ रहा है? सोचो। तो भोजन भी जरूरी है, पर सही वाला। ठीक है, चलो तो वापस टॉपिक पे आ जाओ। है अभी भोजन क्या ये क्या भूख लग गई है सर, खाने की बातें कर ली आपने। पढ़ ले में मतलब, या कल पढ़ेंगे? व्हाट डू यू से? सर हम तो यही बोलेंगे ना सब, जो आपको पता है। 2 3 क्वेश्चन ही है, खत्म कर लेते हैं। केवल केवल डिस्कस ही तो करना है, लिखना तो है ही नहीं, है ना? खत्म कर लेते हैं यार। फिर जीएसटी वाली एंट्रीज कल कर लें, जो बेसिक है वो तो खत्म करते हैं, फिर कल जो जीएसटी वाली एंट्रीज वो खत्म करेंगे, और फिर कैश बुक खत्म कर लेंगे, तो एक दो 3 टॉपिक खत्म हो जाएंगे ना अपने। चलो। मैं वैसे ही वो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आता ही नहीं है। थोड़ी बहुत बस जीएसटी की एंट्री उसमें से आ सकती है, जो सितंबर 25 में 3 4 नंबर की आई थी, तो वो बहुत जरूरी है ना, तो वो अपन कल कर लेंगे, थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं। चलो सर। बिजनेस स्टार्ट करा आर ने 5,000 नहीं है ये, 50 लाख है, बट 5,000 ही मानो आप तो ना। 5,000 से बिजनेस स्टार्ट करा। एंट्री बोलो, कम ऑन सारे बच्चे एंट्री बोलो, एंट्री बोलो यार। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सिंपल एकदम।
कैपिटल दे दी, बैंक नहीं होगा ये। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैपिटल लेकर आ रहा है बिजनेस के ऊपर, लाइबिलिटी बढ़ रही है बिजनेस के ऊपर, इंटरनल लाइबिलिटी बढ़ रही है, कैपिटल क्रेडिट कर देंगे, कैश एसेट है डेबिट कर देंगे। एंट्री बताओ अगली। फर्नीचर परचेज किया 1200 रुपये का कैश में, एंट्री बताओ। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी पे करी क्लर्क को, तो क्लर्क अकाउंट डेबिट टू कैश। महेश को सैलरी दी, महेश अकाउंट डेबिट टू कैश। यस, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, एक्सपेंस में एक्सपेंस को डेबिट करते हो, इंसान को डेबिट नहीं करते। ठीक है, पेड रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्जी क्वेश्चन। और रिसीव्ड इंटरेस्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। सिंपल एकदम, लिखना भी नहीं है कॉपी में, होमवर्क भी नहीं दूंगा, बस सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। ये थोड़ा सा अकाउंटिंग विजन वाले पार्ट आ गए, जो मैं समझता हूँ तुम्हें आता है, बस मैं सिर्फ जनरल एंट्री डिस्कस कर देता हूँ। अजित ने बिजनेस स्टार्ट करा, बिजनेस में कितने रुपए कैपिटल लगाई, 4 लाख की, एंट्री बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जो भी ये कह रहा है। ठीक है, कैश विड्रॉ किया बिजनेस के लिए बैंक से, एंट्री बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक या ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्यों कैश, क्यों? बिजनेस में लिया है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। सेट है कहानी, आगे बताओ। ही परचेज गुड्स बाय मेकिंग पेमेंट थ्रू बैंक, 15,000 के गुड्स परचेज किए, बैंक से पेमेंट किया, एंट्री बताओ। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। परचेज एक्सपेंस है, बढ़ रहा है, डेबिट हो जाएगा। बैंक असेट है, कम हो रहा है, क्रेडिट हो जाएगा। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एज पर मॉडर्न अप्रोच। गुड्स सेल करे 16,000 के, पेमेंट रिसीव किया बैंक से, एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। असेट बढ़ रहा है, बैंक को डेबिट कर दिया, इनकम बढ़ रही है, सेल्स को क्रेडिट कर दिया। आगे बताओ। ही परचेज फर्नीचर पेड बाय चेक, फर्जी एंट्री बिल्कुल। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, असेट बढ़ रहा है, फर्नीचर डेबिट कर दिया, बैंक कम हो रहा है, क्रेडिट कर दिया। आगे। सोल्ड गुड्स टू अरविंद, अरविंद नाम लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है अरविंद, एंट्री बताओ। अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अरविंद कौन है? असेट है, डेटर है, बढ़ रहा है, डेबिट कर दिया क्योंकि इससे फ्यूचर में पैसा मिलेगा। और सेल्स क्या है? इनकम है, बढ़ रही है, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, आगे। परचेज गुड्स फ्रॉम अमृत, क्रेडिट परचेज, नाम लिखा हुआ है, एंट्री। परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत है कैश, जब भी नाम लिखा होता है तो क्रेडिट परचेज मानते हैं। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू अमृत। सेट है कहानी, सॉरी, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत। ही रिटर्न गुड्स टू अमृत, वापस रिटर्न कर दिए गुड्स। अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न। सेट है कहानी, पक्की बात, श्योर। आगे देखो। ही रिसीव्ड फ्रॉम अरविंद 2,300 इन फुल सेटलमेंट। अरविंद से कितने मांगते थे? 2,400। कितने मिले? 2,300। एंट्री बोलो। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 2,300, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100, और टू अरविंद 2,400। बिल्कुल बेसिक सी एंट्रीज है। इन्होंने डिस्काउंट लिखा है, यू कैन राइट डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलें आगे, क्लियर कहानी। ही विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज, एंट्री। ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, वेरी गुड, नाइस। ठीक है, आगे देखो। ही विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, कैश लेके गया पर्सनल यूज के लिए, एंट्री। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। सेट है कहानी, पक्की बात, आगे चलो। ही पेड टेलीफोन चार्ज 110 रुपीज, टेलीफोन चार्ज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अमाउंट पेड टू अमृत इन फुल सेटलमेंट, अमृत कितने मांगता था? अमृत कितने मांगता था? 10,000 के गुड्स लेकर आए थे, 500 के तो हमने रिटर्न कर दिए थे। कितने मांगता था? 9,500। कितना पे कर रहे हैं? 9,450। कितने डिस्काउंट मिला? 50 का, एंट्री बताओ। अमृत अकाउंट डेबिट कितना? 10,000 या 9,500? 9,500 टू कैश या बैंक, 9,450, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड 50। ठीक है, सेट है कहानी, पक्की बात, श्योर। आगे देखो। पेड फॉर स्टेशनरी 200, पेड फॉर रेंट 5,000, सैलरी टू स्टाफ 2,000 फ्रॉम बैंक। ओके, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 200, रेंट अकाउंट डेबिट 5,000, सैलरी अकाउंट डेबिट 2,000 टू बैंक 7,200। ठीक है, और लास्ट एंट्री। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करे बाय वे ऑफ फ्री सैंपल, फ्री सैंपल, सैंपल अकाउंट डेबिट या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। कोई दिक्कत है क्या? सिंपल। ये बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन है, बोल रहा है बताओ ट्रेडिशनल अकाउंट के अंदर ये कौन सा असेट है भैया? बिल्डिंग क्या है? रियल है। परचेज क्या है? नॉमिनल है। तो ये आराम से इजी क्वेश्चन है। सेल्स क्या है? कमॉन, नॉमिनल है। फिक्स डिपॉजिट असेट है, असेट है। बैंक में फिक्स डिपॉजिट असेट है, पर बैंक में है, इसलिए क्या है? कमॉन,
पर्सनल है, बैंक से पैसे मांगते हैं अपन, ठीक है। रेंट नॉमिनल, रेंट आउटस्टैंडिंग भी नहीं, रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है ये, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। कैश रियल, एडजस्टेड परचेज नॉमिनल, क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री असेट 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 रियल, इन्वेस्टमेंट असेट है रियल, ट्रेड रिसीवेबल असेट तो है बट इंसान है, पर्सनल। जीएसटी पेएबल लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमेशा क्या होती है, पर्सनल। डिस्काउंट अलाउड खर्चा है, नॉमिनल। बैड डेट्स खर्चा है, नॉमिनल। कैपिटल ओनर की है, पर्सनल। ड्राइंग भी ओनर का है, पर्सनल। इंटरेस्ट रिसीवेबल, रिसीवेबल मिली नहीं है, मिल जाती तो इनकम है, नॉमिनल है, मिलेगी फ्यूचर में, एक्रूड इंटरेस्ट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, कौन सा कमॉन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। अक्रूड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अनर्न्ड इनकम, ठीक है। अक्रूड इनकम मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, अनर्न्ड इनकम, ये सारे पर्सनल होते हैं। क्या होते हैं कमॉन, ये पर्सनल होते हैं। असेट लायबिलिटी है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी को। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, पर्सनल। प्रीपेड सैलरी, पर्सनल, अभी बताया मैंने। बैड डेट रिकवर हो गया, इनकम है, नॉमिनल। डेप्रिसिएशन खर्चा है, नॉमिनल। और पर्सनल इनकम टैक्स पे करा है, पर्सनल है, ड्राइंग है इसलिए पर्सनल। कैपिटल डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसके बाद ये बोल रहा है, लास्ट है बस ये, इट इज जस्ट लास्ट फॉर द डे, देन विल क्लोज टुडेज क्लास, ठीक है। जस्ट डिस्कस, जस्ट डिस्कस करना है अपने को। मैं ये नहीं कहूँगा आपको कॉपी में लिख के लाना, फालतू काम नहीं करवाऊंगा, बट ये जरूरी था कि आपकी जर्नल एंट्री के बेसिक भी टच करने, इसलिए मैंने कर लिया, ताकि आपकी कोई अगर कमी भी रही है तो वो पूरी हो जाए, ठीक है। ठीक है ना कहानी, तो ताकि अपन सेम जो है ना वो एक क्लीन स्लेट से स्टार्ट कर रहे हैं, सब एकदम साफ स्लेट से स्टार्ट कर रहे हैं, सब पहली बार ही पढ़ रहे हैं एक तरह से, मान लो आप, ठीक है। रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख रुपीज से, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है, क्लियर। गुड्स लेकर आए, कैश में एंट्री बताओ, पर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखो एक्चुअली क्या है ना, इसने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बैंक अकाउंट का यूज किया, तो ये बोल रहा है कि भैया कैश है ही नहीं मेरे पास, बैंक अकाउंट है, तो बैंक से लेकर आया, एंट्री हुई, पर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक। टू कैश फ्रॉम बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंपल एकदम। इस एंट्री को बताओ क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री भी बोलते हैं। कैश बुक में पढ़ेंगे ना कि इस एंट्री को कहीं आगे पोस्ट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कैश भी यही है, बैंक भी यही है, कैश बुक एक तरह जर्नल भी होता है और लेजर भी होता है, ये कॉम्बो होता है। पुलिस वाला भी है, गुंडा भी है, पुलिसगिरी। कैश बुक गुंडा होता है, पता है क्या आपको। जर्नल भी होता है, कैश बुक के ट्रांजेक्शन पहले बार उसमें रिकॉर्ड भी होते हैं, और उसके बाद कैश और बैंक का लेजर भी वही होता है। कैश और बैंक का लेजर बनाना नहीं पड़ता, याद होगा आपको, इसलिए इसको कॉम्बो बोलते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑन क्रेडिट, एंट्री बताओ। सेल्स अकाउंट डेबिट, वाह यार, सेल्स अकाउंट डेबिट, वाह यार, क्या एंट्री होगी, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, मिला तो कितना 145, डिस्काउंट कितना दिया 5, एंट्री बोलो। कैश है बैंक अकाउंट डेबिट 1,45,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 5,000 टू कृष्णा, 1,50,000, सिंपल एकदम आसान है। पेड शाम, पे तो किया 215, डिस्काउंट कितना मिला अपने को, लिखा हुआ अलाउड है पर ये अपने रिसीव्ड है क्योंकि अपन ने पे किया है। अगर अपन ने पे किया और डिस्काउंट मिला है तो अपने लिए तो रिसीव्ड ही हुआ ना, समझ में आ रहा है। तो एंट्री बताओ इसकी। श्याम अकाउंट डेबिट 2,25,000 टू कैश या बैंक 2,15,000 और डिस्काउंट रिसीव्ड 10,000। पक्का समझ में आ रहा है। ये डिस्काउंट रिसीव्ड की जगह डिस्काउंट अकाउंट लिख रहा है, आप डिस्काउंट रिसीव्ड लिख सकते हो, टेंशन मत लेना, ठीक है। आगे चलो। कैश सेल्स फॉर द मंथ 8 लाख, एंट्री बताओ। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पेड रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलेंगे, जर्नल में बची हुई जीएसटी की एंट्रीज करेंगे क्योंकि एग्जाम में आ जाती है, नंबर फालतू गंवाने नहीं है। उसके बाद करेंगे कैश बुक। ओके सर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।